लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम आपको डिस्कस किया था पेज नंबर 41 पे प्रॉब्लम नंबर 23 उसी के सिमिलर वेव फंक्शन है आपको यहाँ पे। The normalized eigenfunction and eigenvalues of the Hamiltonian of a particle confined to move between 0 to a in one dimension. स्टेटमेंट में वर्ड यूज किया नॉर्मलाइज्ड, बट जो फॉर्म दिया है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है। 2/a sin n pi x by a ये फॉर्म दिया है, बट ये फॉर्म चेक करें नॉर्मलाइज्ड तब बनेगा जब 2/a पे स्क्वायर रूट आप इंक्लूड करें। एंड एनर्जी आइगन वैल्यू दैट इज n स्क्वायर pi स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर by twice m a square respectively. Here 1 2 3 n is equal to 1 2 3 up to infinite. Suppose the state of the particle is psi function of x is equal to capital A sin pi x by a multiplied by 1 plus cos pi x by a, where a is normalization constant. If the energy of the particle is measured, the probability to get the result as pi square h cross square by twice m a square is x by 100. What is the value of x? तो पहले इस गिवन वेव फंक्शन को, गिवन स्टेट को आप इसके एनर्जी आइगन फंक्शन से रिलेट करेंगे। आपको लास्ट लेक्चर में भी सिमिलर वेव फंक्शन फॉर्म था। sin pi x by a और cos pi x by a, इसको आप नोट कर सकते हैं sin 2 pi x by a by 2। अब यहाँ पे रूट 2 बाई ए मल्टीप्लाई कर लें और रूट 2 बाई ए डिवाइड कर लें। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एज सच, ये टर्म को आप नोट कर सकते हैं साई 1 और ये टर्म को आप नोट कर सकते हैं 1/2 एज सच साई 2। अब चाहे तो इस साई एक्स को नॉर्मलाइज कर लें, पहले एक ही वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा। अदरवाइज नॉन नॉर्मलाइज वाले एक्सप्रेशन से आप साई 1 और साई 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। और स्टेटमेंट में एनर्जी की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो एनर्जी ई पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम ए स्क्वायर, इस एनर्जी की प्रोबेबिलिटी पूछा है। और इस एनर्जी की प्रोबेबिलिटी से एक्सप्रेशन अगर आप प्लेस करेंगे एन वैल्यू 1 तो ये एनर्जी ई 1 के इक्विवेलेंट बनेगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 और ई 1 एनर्जी बनेगा साई 1 में। तो फर्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो 1/1 प्लस 1/4 दैट इज 4/5। अब आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वैल्यू गिवन है और एक्स वैल्यू आपको फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी टू गेट द रिजल्ट पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम ए स्क्वायर इज एक्स बाई 100। तो ये वैल्यू आपको एक्स बाई 100 के इक्वल दिया है। यहाँ से एक्स आप फाइंड करेंगे तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 100, एक्स वैल्यू 80 बनेगा। बट अगर आप इसमें आंसर की चेक करें तो वहाँ पे स्टार है। रीजन क्या है? क्योंकि जब आप इस वेव फंक्शन का जो फॉर्म गिवन था उसको आप स्टेटमेंट में वर्ड यूज किया था नॉर्मलाइज, बट जो फॉर्म दिया था वो नॉन नॉर्मलाइज फॉर्म था, इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसलिए स्टार बना के छोड़ा हुआ है। बाकी अगर आप ये नॉर्मलाइज फॉर्म ऐसे जो पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं वो यूज करेंगे तो आप इसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टेप तक तो प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में भी आपको डिस्कस किया था सेम प्रॉब्लम, उसी को आगे अगर आप ये इंक्लूड ये स्टेप्स फॉलो कर लें तो प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग से फिर से डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 41 प्रॉब्लम नंबर 22। पेज नंबर 41 प्रॉब्लम नंबर 22। The energy eigenvalues of a particle of mass m confined to a rigid one-dimensional box of width L are En, n 1 2 3 up to infinite. If the walls of the box are moved very slowly toward each other, the rate of change of time dependent energy dE2 by dt of the first excited state. ये बाउंड्री वाल को मूव करा रहे हैं, बाउंड्री वाल मूव होने से L चेंज होगा, L टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा तो एनर्जी भी टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी करेगा। तो आपको यहाँ पे एनर्जी En नोटेशन दिया है जो आप n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम विड्थ एल आपको स्टेटमेंट मेंशन है तो ट्वाइस एम एल स्क्वायर आप यूज कर सकते हैं। और आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी E2 फाइंड करना है। तो E2 यहाँ पे जो फाइंड करेंगे n को आप 2 प्लेस करेंगे दैट इज 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम एल स्क्वायर और इसका टाइम रेट फाइंड करेंगे dE2 बाई dt। बाकी फैक्टर सेम होंगे, ओनली लेंथ फैक्टर टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी करेगा। तो 1/L स्क्वायर का जो डिफरेंशियल करेंगे तो -2/L क्यूब dL बाई dt। अब ये यहाँ से एक्सप्रेशन फिर से रिजल्ट आपको E1 और E2 में रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो -2/L ये टर्म को -2/L और रिमेनिंग L स्क्वायर टर्म वो आप 4πh स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर में इंक्लूड कर सकते हैं dL बाई dt। अब ये फॉर्म ऑप्शन में आप कंपेयर कर लीजिए, -2/L
E2 dl by dt। बन गया। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ड्राग डेल्टा पोटेंशियल। और इसी में पहले अट्रैक्टिव ड्राग डेल्टा पोटेंशियल हम पढ़ेंगे। अट्रैक्टिव ड्राग डेल्टा पोटेंशियल। तो अट्रैक्टिव ड्राग डेल्टा पोटेंशियल के लिए जो डेफिनेशन हमको यहाँ पे इंक्लूड करना है वो पोटेंशियल में ड्राग डेल्टा फॉर्म होगा। पोटेंशियल के फॉर्म के लिए ड्राग डेल्टा वर्ड यूज किया है। फिर से यहाँ पे कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m in one dimensional potential v function of x is equal to minus delta x, where v naught is positive and real constant। तो अट्रैक्टिव वर्ड है यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल की से इसको प्लॉट कर सकते हैं कि वैल्यूज ड्राग डेल्टा फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग x इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ड्राग डेल्टा स्पाइक आपको इंक्लूड करना है, बट इस माइनस से वो नेगेटिव में स्पाइक जाएगा। ड्राग डेल्टा आपको डिस्कस किया था दैट पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर यहाँ पे आप आइडल ड्राग डेल्टा कंडीशन इंक्लूड करें तो टू प्लॉट्स आपको डिस्कस किए थे। x इक्वल टू 0 पे आपको ये नेगेटिव में स्पाइक बनेगा। मैं डिफरेंट कलर से शो कर दे रहा हूँ, सी पे ओवरलैप करना ये पॉइंट। सी में आप अगर अब ड्राग डेल्टा स्पाइक आप यूज करते हैं लाइक दिस भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। नेग्लिजिबल बिट्स के कॉरस्पॉन्डिंग ड्राग डेल्टा यहाँ पे इंक्लूड कर सकता है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए आप टू डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे। पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं केस फर्स्ट। फॉर नेगेटिव एनर्जी, पार्टिकल का एनर्जी नेगेटिव ले रहे हैं केस फर्स्ट के लिए। और केस सेकंड में डिस्कस करेंगे एनर्जी पॉजिटिव। दीज टू डिफरेंट केसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल के लिए। पार्टिकल के लिए मास का नोटेशन दिया हुआ है और टू डिफरेंट एनर्जीज के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे सेम पोटेंशियल फॉर्म के लिए जब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे वेव फंक्शन फॉर्म में, क्या केस बाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, क्या केस अनबाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं एनर्जी लेस देन 0 के लिए। अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल में केस फर्स्ट एनर्जी को नेगेटिव ले रहा है और नेगेटिव पोटेंशियल के लिए, नेगेटिव एनर्जी के लिए जो अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल है वो पहले यहाँ पे अट्रैक्टिव ड्राग डेल्टा पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग स्पाइक x इक्वल टू 0 पे जहाँ पे भी ड्राग डेल्टा होगा वहाँ पे ये पोटेंशियल में स्पाइक इंक्लूड हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई करें इसे नेगेटिव में शो करें। एनर्जी लाइन यहाँ पे प्रेजेंट करें। पोटेंशियल 0 वाले लेवल से लोअर में कोई भी एनर्जी आप एज्यूम कर सकते हैं। तो ये एनर्जी के लिए लाइन आपको यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। अब आप किसी भी रीजन में पार्टिकल को एज्यूम कर सकते हैं। सपोज मैंने पार्टिकल यहाँ पे एज्यूम कर लिया फर्स्ट रीजन और इस डायरेक्शन में मोशन आप एज्यूम कर रहे हैं। तो पार्टिकल के लिए बोथ रीजन में आप ए को डिफाइन करें, फिर श्रोडिंगर इक्वेशन की सॉल्यूशन, श्रोडिंगर इक्वेशन की पहले श्रोडिंगर इक्वेशन नोट करेंगे, डिफरेंट रीजन में आप पोटेंशियल की वैल्यू प्लेस करके वहाँ पे साई के कोएफिशिएंट को के डिफाइन करेंगे के स्क्वायर में, फिर उसके जनरल सॉल्यूशन को नोट करेंगे, फिर वहाँ पे अगर कोई पार्ट पे मॉडिफिकेशन होगा तो आप इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल बाउंड्री है, इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे बाउंड्री है और x इक्वल टू 0 पे ड्राग डेल्टा पोटेंशियल से आपको बाउंड्री इंक्लूड हो गया। अब टोटल स्पेस सिंगल बाउंड्री टोटल स्पेस को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा और ये फर्स्ट रीजन ये सेकंड रीजन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ड्राग डेल्टा पोटेंशियल टेक्स द फॉर्म d2 psi by dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m by h क्रॉस स्क्वायर e माइनस vx, ये फॉर्म होता है श्रोडिंगर इक्वेशन में। और जब पोटेंशियल की डेफिनेशन से जो आपको यहाँ पे ये डिफाइन किया है ये vx वैल्यू प्लेस करेंगे, देन श्रोडिंगर इक्वेशन टेक्स द फॉर्म e प्लस v नॉट डेल्टा x psi x इज इक्वल टू 0। ये वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगा ड्राग अट्रैक्टिव ड्राग डेल्टा पोटेंशियल के लिए। अब जैसे यहाँ पे डेल्टा एक्स पार्ट है तो ये कंडीशन अगर साई का कोएफिशिएंट इनफाइनाइट हो जाए तो आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे इस x इक्वल टू 0 के अलावा श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ड्राग डेल्टा का इफेक्ट है x इक्वल टू 0 पे।
जब पोटेंशियल का फॉर्म चेक करेंगे तो पोटेंशियल फॉर्म का डेफिनेशन अगर आप इंक्लूड करें, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है देन पोटेंशियल इज 0, इफ x इक्वल टू 0 देन पोटेंशियल इज माइनस इनफाइनाइट। तो x इक्वल टू 0 के अलावा आप ये श्रोडिंगर इक्वेशन पहले सॉल्व करेंगे। फॉर x नॉट इक्वल टू 0 श्रोडिंगर इक्वेशन d2 psi by dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m by h क्रॉस स्क्वायर, यहाँ पे ये टर्म 0 बन गया, psi function of x is equal to 0. This is the Schrodinger equation for attractive drag delta potential for x not equal to 0. अब बोथ रीजन में आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट रीजन में भी और सेकंड रीजन में भी पोटेंशियल सेम है। अगर ये कंडीशन को आप x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन में चेक करें तो पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, एनर्जी की वैल्यू सेम है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में बोथ रीजन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कोई चेंज नहीं होगा तो बोथ रीजन के लिए आप k फर्स्ट और k सेकंड आप सिंगल नोटेशन में डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे साई के कोफिशिएंट को आप k स्क्वायर डिफाइन करेंगे। तो सभी अपने नोटबुक में सबसे पहले आपको मोर देन k स्क्वायर में डिफाइन करने के लिए हिंट किया है। आप सभी इस पर्टिकुलर केस के कॉरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन में जो भी फॉर्म बनेगा साई एक्स के मल्टीपल फैक्टर से आप k स्क्वायर को डिफाइन करेंगे करेक्टली, जो पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं। फिर वहां से आपको k का आइडिया बनेगा। तो सभी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर k स्क्वायर। ये आपको करेक्टली डिफाइन करना आना चाहिए। पहले श्रोडिंगर इक्वेशन, फिर श्रोडिंगर इक्वेशन में आपको जो पॉइंट्स बताए हैं साई के कोफिशिएंट को k स्क्वायर डिफाइन करने के लिए वो करेक्टली आप यहाँ पर ये यूज करके ये करेक्टली डिफाइन करेंगे। तो आपको ये मैंने हिंट किया है मोर टाइम कि ये आपको जब k स्क्वायर डिफाइन करेंगे साई के मल्टीपल फैक्टर को, तो ये आपको लाइक दिस डिफाइन करना है कि k स्क्वायर का जो वैल्यू है वो k स्क्वायर की डेफिनेशन से आपको पॉजिटिव और रियल डिफाइंड हो। अब अगर सबसे पहले पोटेंशियल स्टेप में पार्टिकल बॉक्स में आपको एस एच आपने ये साई के कोफिशिएंट को डिफाइन कर लिया था, बट अगर आप एस एच यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो आप चेक करिए एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है, ये ट्वाइस m by h क्रॉस स्क्वायर फैक्टर पॉजिटिव है, और जैसे ही आप एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये k स्क्वायर का डेफिनेशन जो आपको मैंने हिंट किया कि ये पॉजिटिव और रियल में डिफाइन करना है वो वैलिड नहीं रहेगा, और जो वैलिड नहीं होगा तो आपको इस फॉर्म में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव में डिफाइन करना है। तो अगर आप यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर लें, माइनस साइन के साथ इसको डिफाइन करें तो ये जो फैक्टर है इंक्लूडिंग माइनस ट्वाइस m e by h क्रॉस स्क्वायर ये आपको पॉजिटिव में डिफाइन हो जाएगा, और जो पॉजिटिव में डिफाइन होगा इस टर्म का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तब ये k की वैल्यू फिर से आपको पॉजिटिव और रियल बनेगा। तो e के नोटेशन के साथ क्योंकि एनर्जी नेगेटिव है आप ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तब ये करेक्ट डेफिनेशन बनेगा। अब यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन में प्लेस करेंगे d2 psi by dx स्क्वायर माइनस k स्क्वायर psi इज इक्वल टू 0। बोथ रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का फॉर्म k स्क्वायर के टर्म्स में ये फॉर्म बनेगा। अब इसी से आप रूट्स आपको प्लस माइनस के रूट्स बनेंगे तो साई का जनरल फॉर्म आप नोट कर सकते थे। इस श्रोडिंगर इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन जब आप नोट करेंगे तो आपको फॉर्म बनेगा, पहले मैं फर्स्ट रीजन के लिए नोट कर रहा हूँ, k का डेफिनेशन फर्स्ट रीजन के लिए और सेकंड रीजन के लिए सेम है, बट जब फर्स्ट और सेकंड रीजन के लिए फॉर्म आप नोट करेंगे तो जनरली कोफिशिएंट आपको डिफरेंट नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो ये फॉर्म तो सेम है बट ये कोफिशिएंट a और b नोटेशन फर्स्ट रीजन के लिए मैंने a और b लिया है, ऐसे ही आप सेकंड रीजन के लिए रूट्स सेम बनेंगे बट जनरली कोफिशिएंट को चेंज कर देंगे। ये आपको जनरल सॉल्यूशन फॉर्म बनेंगे। 1 मिनट वेट करेंगे। मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करके मैंने जनरल सॉल्यूशन आपको नोट करा दिया, और एक पॉइंट और आपको डायरेक्ट कंपैरिजन करके वेव फंक्शन फॉर्म नोट करना बताया था, वो फिर से आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट रीजन में अगर आपको ये फॉर्म श्रोडिंगर इक्वेशन के बाद ये k स्क्वायर डिफाइन कर लें अगर, तो आप इस k के नोटेशन में अब फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन आप कंपेयर करें। फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल वैल्यू 0 है और एनर्जी नेगेटिव है, एनर्जी पोटेंशियल से लेस है तो आप चेक करिए आपको एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फॉर्म बताया था। ऐसे ही सेकंड रीजन के लिए एनर्जी पोटेंशियल से लेस है तो डिकेइंग फॉर्म बताया था। तो जनरल सॉल्यूशन में एक्सपोनेंशियल में रियल टर्म होंगे एक्सपोनेंट में, और ये कोफिशिएंट जनरली जितने रीजन्स आप लेंगे उन रीजन्स के लिए जनरली ये कोफिशिएंट चेंज करते जाएंगे, चाहे लास्ट में आपको ये सेम कंफर्म हो जाए बट जनरली आप डिफरेंट लेंगे। तो डिफरेंट वे में आप इस सॉल्यूशन को नोट कर सकते थे डायरेक्ट भी, और श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन को डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट से रिलेट करके आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन में मॉडिफिकेशन के लिए आप स्टेप्स फॉलो करेंगे। आपको अब ये एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन है, वेव फंक्शन की एक्सेप्टेबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल तभी होगा जब वो होल स्पेस में फाइनाइट बने। तो फर्स्ट रीजन के लिए रीजन 1 के लिए जो आपको लिमिट है वो आपको यहाँ पे कंफर्म है, रीजन 1 के लिए x कैन टेक वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू 0, और सेकंड रीजन के लिए 0 टू इन्फिनिटी। अब जैसे ही आप ये फर्स्ट रीजन वेव फंक्शन में फाइनाइट वाली कंडीशन चेक करेंगे, अगर x को माइनस इन्फिनिटी प्लेस कर दें, जब तक ये एक्सपोनेंट फाइनाइट है, x की वैल्यू फाइनाइट है, तो ये सॉल्यूशन फाइनाइट बनेगा। बट जैसे ही आप x को माइनस इन्फिनिटी लेंगे फर्स्ट रीजन के लिए, प्लस इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है रीजन 1 में, ओनली माइनस इन्फिनिटी पॉसिबल है, तो ये टर्म b एक्सपोनेंशियल माइनस kx ये टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा।
तो वेव फंक्शन को फाइनाइट करने के लिए बी को जीरो करना पड़ेगा आपको। और जैसे ही आप बी को जीरो करेंगे तो आपको मॉडिफाइड फॉर्म कंफर्म हो गया, ए एक्सपोनेंशियल के एक्स। सिमिलर अप्रोच अप्लाई करेंगे रीजन सेकंड के लिए। जो भी कंडीशन इनफाइनाइट कंडीशन दे रहा होगा, जो टर्म इनफाइनाइट कंडीशन दे रहा होगा, उसका कंडीशन एक्सक्लूड करने के लिए उसका कोएफिशिएंट जीरो कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट रीजन के लिए एक्स प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है, और जैसे ही प्लस इन्फिनिटी आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, सेकंड वेव फंक्शन का फर्स्ट टर्म सी एक्सपोनेंशियल के एक्स ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। बट वेव फंक्शन को फाइनाइट करने के लिए सी जीरो होना चाहिए। और जैसे आपने सी को जीरो किया, सेकंड रीजन के लिए मॉडिफाइड वेव फंक्शन डी एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स। तो पहले जनरल सॉल्यूशन नोट किया बोथ रीजन के लिए, उसमें से जो भी टर्म आप एक्सक्लूड करेंगे एक्सेप्टेबिलिटी कंडीशन से, वो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गए। फर्स्ट रीजन के लिए टर्म एक्सक्लूड होगा और सेकंड रीजन के लिए टर्म एक्सक्लूड होगा। बाकी ये टर्म जीरो करके आप चेक करें, वेव फॉर्म आपको यहाँ पे एसएच नोट हो गए। अब बोथ रीजन के लिए वेव फंक्शन आप ये साई फर्स्ट और साई सेकंड का फॉर्म यूज कर सकते हैं। बोथ रीजन के लिए सेपरेटली नोट कर लें, या टोटल वेव फंक्शन को आप लाइक दिस भी नोट कर सकते हैं, ए एक्सपोनेंशियल प्लस के एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो एंड डी एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। जो आपको साई फर्स्ट और साई सेकंड नोट किए हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टोटल वेव फंक्शन फॉर्म आपको कंफर्म हो गया। ये साई फर्स्ट था ए एक्सपोनेंशियल के एक्स और साई सेकंड डी एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स। फर्स्ट रीजन के लिए लिमिट आपको नोट करा है जीरो टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, और सेकंड रीजन के लिए जीरो टू इन्फिनिटी। अभी जीरो को यहाँ पे मैंने एक्सक्लूड किया है क्योंकि आपने जो सॉल्यूशन फाइंड किया है, इस सॉल्यूशन में एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे आपने सॉल्यूशन फाइंड किया, बट एक्सेप्टेबिलिटी कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग वही वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होंगे जो होल स्पेस में कंटीन्यूअस होंगे। और होल स्पेस में कंटीन्यूअस होने का मीनिंग क्या है कि फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे भी कंटीन्यूअस होना चाहिए। और एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटीन्यूटी कैरेक्टर आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, साई फर्स्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो मस्ट बी साई सेकंड एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पे सॉल्यूशन तो फाइंड नहीं किया है, बट ये बाउंड्री कंडीशन से आप बोथ रीजन का वेव फंक्शन जैसे ही रिलेट करेंगे, आपको एक्स इक्वल टू जीरो पे भी वेव फंक्शन फॉर्म कंफर्म हो जाएगा। आप डीज फॉर्म में एक्स इक्वल टू जीरो प्लेस करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म एलिमिनेट हो गए। इस कंडीशन से आपको हिंट मिलेगा, जो जनरली मैंने कोएफिशिएंट डिफरेंट लिए थे, अब इस कंडीशन से वो सेम हो गए। ए इज इक्वल टू डी मिलेगा, इस पार्ट में प्लेस कर दीजिए एक्सपोनेंशियल पार्ट के लिए जीरो, तो ए इक्वल टू डी बन गया। और जैसे ही आप इक्वल टू डी बना, वेव फंक्शन जो आप फर्स्ट और सेकंड रीजन के लिए वेव फंक्शन ले रहे थे, उनके कोएफिशिएंट सेम हो गए। और यही सेम फॉर्म एक्स इक्वल टू जीरो पे भी वैलिड है। तो मैंने जीरो के साथ भी इक्वलिटी साइन इंक्लूड कर दिया। अब यही पार्ट को सेम वेव फंक्शन को आप लाइक दिस भी नोट कर सकते हैं, ए एक्सपोनेंशियल के एक्स एंड ए एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स। सेम मीनिंग है, एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब ये फॉर्म आपको कंफर्म हो गया। और इसी वेव फंक्शन को अब देखो, ये वेव फंक्शन फॉर्म भी सेम है, ये भी सेम है, इसको लाइक दिस भी आप नोट कर सकते हैं, ए एक्सपोनेंशियल माइनस के मॉड एक्स फॉर होल स्पेस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, थ्री फॉर्म सेम है। आपको वेव फंक्शन का फॉर्म पता चल गया, बट अभी के पे रेस्ट्रिक्शन का आइडिया नहीं है। आपने अभी सिर्फ एक ही कंडीशन को यूज किया है, साई के कॉरस्पॉन्डिंग बाउंड्री कंडीशन, साई बाउंड्री पे कंटीन्यूअस होना चाहिए। बट आपको अभी के भी अननोन है, ए भी अननोन है। ए को तो आप नॉर्मेशन कंडीशन से फाइंड कर सकते हैं, बट के की जब तक आपको वैल्यूज का आइडिया नहीं मिलेगा, आप एनर्जी की वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आपको कोई अनदर कंडीशन भी चाहिए। और अनदर कंडीशन के लिए आपको मैंने स्टार्टिंग में वेव फंक्शन की एक्सेप्टेबिलिटी कंडीशन में एक कंडीशन डेरिवेटिव के लिए नोट कराया था कि जहां पे जिस पॉइंट पे या जिस बाउंड्री पे आप कंटिन्यूटी कैरेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं, वहां पे आप पहले कंफर्म कर लें कि वी फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर वी फाइनाइट है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मैं ऑल पोजीशन की बात नहीं कर रहा, जहां पे आप चेक करें जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे भी अगर फाइनाइट है तो डी साई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल वाई, डेल साई बाई डेल जेड मस्ट बी कंटिन्यूअस। ये आपको एक्सेप्टेबिलिटी कंडीशन में डिस्कस किया है। अगर भूल गए हो तो रिवाइज रिकॉल करने के लिए मैंने स्टेटमेंट फिर से नोट कर दिया। अगर जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं वी उस पॉइंट पे फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, तो ये डेरिवेटिव कंटिन्यूअस नहीं होंगे, ये डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो कंटिन्यूटी कैरेक्टर यहाँ पे वैलिड नहीं है। ये पॉइंट आपको वेव फंक्शन की एक्सेप्टेबिलिटी कंडीशन में डिस्कस किया, कब कंटिन्यूअस होगा कब डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर बाउंड्री पे जिस पॉइंट पे आप चेक करना चाह रहे हैं, अगर वी इनफाइनाइट हो जाए तो डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस होंगे। क्यों डिसकंटिन्यूअस होंगे, वो आप श्रोडिंगर इक्वेशन से चेक कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे चेक करना है श्रोडिंगर इक्वेशन में, वो पॉइंट की कंडीशन को इंक्लूड करते हुए इंटीग्रल कर दीजिए, d2 psi by dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m by h क्रॉस स्क्वायर
ई माइनस वी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है, सपोज आपको x इक्वल टू 0 पे चेक करना था, इस लास्ट जो आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जिस पोटेंशियल फॉर्म को, वहाँ पे x इक्वल टू 0 पे बाउंड्री है और उस बाउंड्री पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है, ये आपको यहाँ पे हिंट किया है। तो x इक्वल टू 0 पे इफेक्ट चेक करने के लिए कि डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, जो आपको यहाँ पे नोट करा दिए। x इक्वल टू 0 बाउंड्री के लेफ्ट और राइट का डेरिवेटिव आपको चेक करना था कि कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट के लिए x लेस देन 0 और राइट के लिए x ग्रेटर देन 0। अब अगर ये टर्म कंटिन्यूअस होते तो हम ये डिफरेंस अगर निकालें तो ये 0 होना चाहिए। तो आप ये चेक करिए, कंटिन्यूटी कंडीशन जब डेरिवेटिव पे अप्लाई किया था, ये बोथ टर्म को इक्वल किया था। डी साई फर्स्ट बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साई सेकंड बाई डी एक्स। तो ये फर्स्ट रीजन बन गया, ये सेकंड रीजन के लिए डेरिवेटिव बन गया। अगर ये डिफरेंस 0 बन जाए तो ये कंटिन्यूटी कैरेक्टर शो करेंगे। बट डिसकंटिन्यूअस केस के लिए यही पार्ट जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं, मैंने x इक्वल टू 0 को यहाँ पर रेफरेंस लिया है, तो ये अगर डिसकंटिन्यूअस होंगे तो ये डिफरेंस नॉन जीरो बनेगा। तो हमें डेरिवेटिव के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के कंटिन्यूटी फैक्टर को कंफर्म करने के लिए, कंटिन्यूटी कंडीशन को चेक करने के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो ये x इक्वल टू 0 के लेफ्ट और x इक्वल टू 0 के राइट वाले पार्ट के लिए। तो x इक्वल टू 0 को इंक्लूड करने के लिए अब इस श्रोडिंगर इक्वेशन को आप इंटीग्रल करेंगे एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन d टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस m बाई h क्रॉस स्क्वायर e माइनस, अब मैं सेम पोटेंशियल फॉर्म को यूज कर रहा हूं जो आपको मैंने डिफाइन किया है, ड्रग डेल्टा पार्ट। डेफिनेट इंटीग्रल में अगर इंटीग्रेंट 0 हो जाए तो इंटीग्रल वैल्यू भी 0 आती है, आपको पहले डिस्कस किया हुआ है। देखो इसी पॉइंट को मैं अगर जनरलाइज करूं, आपको चेक करना था यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है x इक्वल टू 0 पे, बट अगर आपको फाइंड करना होता एट x इक्वल टू a, तो ये फॉर्म को चेक करिए, ये अभी भी 0 माइनस a 0 प्लस 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन। तो अगर a पे चेक करना होता तो ये a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन हो जाता। ये पॉइंट पे अलर्ट रहेंगे थोड़ा कि जिस पॉइंट पे चेक करना है x की जिस वैल्यू के लिए डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी कंडीशन को चेक करना है, उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट की वैल्यूज में आपको कंपेरिजन करना है। तो आप चेक करिए, ये वैल्यू a के लेफ्ट के लिए है और ये वैल्यू a के राइट के लिए है, और एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 होने का मतलब क्या है कि लेफ्ट से और राइट से वैल्यू को हम मैच करा रहे हैं। ये a के लेफ्ट में नेबरहुड में वैल्यूज हैं और ये a के राइट की नेबरहुड वैल्यूज हैं। तो जिस पॉइंट पे चेक करना है उसमें आप a की वैल्यू आप प्लेस कर दीजिए। जैसे 0 पे चेक कर रहे हैं तो a को 0 किया तो ये माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन हो गया। तो आगे अगर x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पूछा जाएगा तो आप दैट पार्ट को आप यूज कर सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को आपने इंटीग्रल किया तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया, डी साई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू प्लस एप्सिलॉन माइनस डी साई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन, एंड दिस डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू दीस टर्म्स। अब ये टर्म को सेपरेटली मैं नोट कर रहा हूँ, ये पार्ट के लिए ब्रैकेट और यूज कर लिया, प्लस ट्वाइस m e बाई h क्रॉस स्क्वायर, ये टर्म कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन साई फंक्शन ऑफ x dx प्लस ट्वाइस m v नॉट, ये थर्ड टर्म नोट कर रहे हैं, ये टर्म भी कांस्टेंट है, h क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन डेल्टा x साई x dx, जो आप साई x डेल्टा x dx भी नोट कर सकते हैं। राइट साइड 0, ये आपको फर्स्ट टाइम वन टाइम इंटीग्रल करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को तो ये फॉर्म बनेगा। ये टर्म जिस पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी कंडीशन चेक करना है उस पॉइंट के लिए लिमिट्स हैं, तो ये राइट के लिए है और ये लेफ्ट के लिए है, बोथ साइड्स के डेरिवेटिव का डिफरेंस है जो आपको यहाँ पे जब एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये लेफ्ट साइड की वैल्यूज राइट साइड से आप मैच करा रहे हैं। अगर मैच कर जाएंगे तो कंटिन्यूअस, अगर मैच नहीं करेंगे तो डिसकंटिन्यूअस। इट मींस इनका डिफरेंस अगर 0 आएगा तो कंटिन्यूअस होगा, अगर डिफरेंस नॉन 0 आएगा तो डिसकंटिन्यूअस बनेगा। अब ये टर्म पे जाइए, जब ये लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ये टर्म क्योंकि साई कंटिन्यूअस है और जब कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट और राइट की वैल्यूज बाउंड्री पे मैच करेंगे, और जब ये इंटीग्रल करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए तो कंटिन्यूटी फैक्टर होने से ये इंटीग्रल वैल्यू 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो 0 बनेगा। अब जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में आप ड्रग डेल्टा की इंटीग्रल प्रॉपर्टी जो आपको नोट कराया था स्टार्टिंग के जो पेजेस पे नोट करने के लिए बोला था, फॉर एनी कंटिन्यूअस फंक्शन fx इंटीग्रेशन लिमिट x1 टू x2 fx डेल्टा x माइनस a dx इज इक्वल टू f ऑफ a और 0 f ऑफ a if a lies between limit of integration otherwise 0। आप चेक करिए यहाँ पे एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पे फाइंड कर रहे हैं तो ये टर्म 0 बिटवीन दीज टू लिमिट लाई करेगा। जब लाई करेगा तो यहाँ पे आप इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग डेल्टा से इस टर्म को आप नोट कर सकते हैं, साई 0 राइट साइड 0। अब ये डेरिवेटिव को आप चेक कर लीजिए यहाँ पे,
ये डेरिवेटिव का डिफरेंस राइट साइड माइनस ऑफ दिस टर्म बनेगा, माइनस ऑफ दिस टर्म बनेगा तो डेरिवेटिव यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होंगे, जो आपको स्टार्टिंग में ही पहले हिंट किया होता। अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है तो उस पॉइंट पे वेव फंक्शन तो कंटिन्यूस होगा, डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस होगा। ड्रैग डेल्टा के केस में वो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना आएगा वो निकाल सकता है। सर एक बार ये वाली बात दोबारा बताना कि माइनस ऑफ विच टर्म इट विल बी नेगेटिव। माइनस ऑफ, आपने कहा ना कि माइनस ऑफ सम टर्म जो ये थर्ड टर्म है वो नेगेटिव आएगी। ये आप चेक करिए, इस टर्म को राइट में ले जाइए। अच्छा ये राइट में जाके नेगेटिव हो जाएगी, ठीक ये है। टर्म चेक करिए, ये नॉन जीरो बना, हाँ जी नॉन जीरो बना तो ये डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साई डिसकंटिन्यूस हो गए, ये टर्म नॉन जीरो है। यस यस क्योंकि ड्रैग डेल्टा पे आपको यहाँ पे डेफिनेशन जैसे ही आपने इंक्लूड किया ड्रैग डेल्टा का, आपको कंफर्म हो गया कि जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 0 पे उस पॉइंट पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है, और जहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा वहाँ पे डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस आएगा। डिसकंटिन्यूस डेरिवेटिव इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की जो टू बाउंड्रीज थी, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल डिस्कस किया, अनसिमेट्रिक और सिमेट्रिक बोथ केस, वहाँ पे भी डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस था, बट उस डेरिवेटिव की अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को चेक करें तो वो इनफाइनाइट बन रहा था, और उसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ी प्रॉब्लम आर्टिकल को पढ़ने के लिए, बट वहाँ पे भी डिसकंटिन्यूस था। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी कैरेक्टर मैंने वहाँ पे यूज नहीं किया, सिर्फ वेव फंक्शन का कंटिन्यूटी कैरेक्टर यूज किया था। यहाँ पे आप चेक करिए, हमारे वेव फंक्शन की कंटिन्यूटी कंडीशन से सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, हमें के की वैल्यू का आइडिया नहीं बना, इसलिए हमें कोई अनदर कंडीशन भी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे डेरिवेटिव की डिसकंटिन्यूटी कंडीशन को यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट आएगा, जिसको यूज करके हम के की फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस कैरेक्टर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए चेक करेंगे, वो ये पॉइंट्स हैं। अगर आपको इसको मैं जनरलाइज कर दे रहा हूँ, अगर आपको ये x इक्वल टू ए पे चेक करना होता तो यहाँ पे आप लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 डी साई बाई डी एक्स फॉर ए प्लस एप्सिलॉन डी साई बाई डी एक्स एट ए माइनस एप्सिलॉन, ये टर्म को चेक करेंगे कि ये टर्म 0 आता है तो कंटिन्यूस होगा, और अगर ये नॉन जीरो आता है तो डिसकंटिन्यूस होगा। इन्हीं लाइंस के आगे आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे भी चेक करना होगा उस पॉइंट पे आप ए की वैल्यू जो यहाँ पे नोट किया है वो वैल्यू प्लेस कर देंगे। जैसे मैंने इस पार्ट के लिए आपको 0 पे चेक किया, तो इस दीज रिलेशंस में आप ए को 0 कर दीजिए, आपको सेम कंफर्मेशन आपको फाइंड हो जाएगा। ये आप यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए। इसी स्टेप में ये नॉन जीरो आया तो डिसकंटिन्यूस हो गया, बट अगर हमें अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये स्टेप आपको मैंने बता दिया। आगे कहीं रिक्वायर्ड होगा यूज कर सकते हैं। तो हमें इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करना था, इसी आर्टिकल को, ये आपको आगे कहीं रिक्वायर्ड होंगे तो उसके लिए आपको हिंट कर दिया। अब इस स्लाइड को यहाँ से थोड़ा एक्सक्लूड करके लास्ट स्लाइड से कंटिन्यू करते हैं। या मैं इसी पार्ट को यूज कर ले रहा हूँ, इसे नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसी पार्ट से। डेरिवेटिव की डिफरेंशियल कंडीशन के लिए लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 डी साई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू प्लस एप्सिलॉन माइनस डी साई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस एम वी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई ऑफ 0। अब ये टर्म को कंपेयर करिए, x पॉजिटिव है और x पॉजिटिव होगा तो ये सेकंड रीजन का वेव फंक्शन बनेगा। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 डी साई सेकंड बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू प्लस एप्सिलॉन माइनस डी साई, ये x नेगेटिव है तो ये फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा। राइट साइड माइनस ट्वाइस एम वी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे साई फर्स्ट और साई सेकंड के फॉर्म्स आपको डिस्कस किए हुए हैं, उन फॉर्म्स को यूज करके डेरिवेटिव ले लीजिए। ये आपको यहाँ पे हिंट किया साई फर्स्ट और साई सेकंड, इनका डेरिवेटिव करिए। साई सेकंड का पहले डेरिवेटिव लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, डेरिवेटिव करेंगे तो a एक्सपोनेंशियल फैक्टर एस एच, और जब एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल किया तो माइनस a, और x के प्लेस पे आपको प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे प्लेस करना है। माइनस फर्स्ट रीजन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो a एक्सपोनेंशियल kx, और एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल किया तो k मल्टीप्लाई मिला, बट x को अब यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन प्लेस करेंगे। राइट साइड माइनस ट्वाइस एम वी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई 0, x इक्वल टू 0 पे चाहे फर्स्ट रीजन से चाहे सेकंड रीजन से आप चेक कर लीजिए, साई 0 का वैल्यू a है, कैपिटल A। अब यहाँ पे एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर 1 हो जाएंगे, माइनस ट्वाइस के a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस एम वी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर कैपिटल A। अब यहाँ से आपको k का फॉर्म कंफर्म हो गया, जो स्टार्टिंग से आपको हिंट किया कि k की वैल्यू एब्सोल्यूट होती है, पॉजिटिव होती है और रियल होती है। सर फर्स्ट टर्म प्लस के होना चाहिए ना, e टू द पावर प्लस की। हाँ सर वो तो कहाँ पे सर वो जहाँ पे लिखे हैं कि e टू द पावर माइनस के e, इस स्टेप की बात कर रहे हैं या इस स्टेप की बात कर रहे साई फर्स्ट के लिए सर, साई फर्स्ट के लिए आप चेक करिए, जी सर। ये साई फर्स्ट के लिए ये पार्ट है। जब x की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन करेंगे, जब x की वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये x के साथ तो मैंने आपको पहले नोट किया ये प्लस है, जब ये इस वैल्यू पे फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगा, माइनस एप्सिलॉन बनेगा या नहीं एक्सपोनेंट में। यस यस
के वैल्यू फाइंड हो गया। अब के की ये वैल्यू अलाउड होगा ओनली, इसके अलावा और कोई वैल्यू अलाउड नहीं है। फॉर ए गिवन पोटेंशियल स्ट्रेंथ V नॉट एंड फॉर ए गिवन मास m, ये आपको फॉर्म के लिए से न्यूमेरिकल वैल्यू आपको फाइंड होगा, तो के की सिर्फ सिंगल वैल्यू होगी, दिस इज सिंगल वैल्यू। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में जाए तो के की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज थी इन टर्म्स ऑफ पाई बाई ए, n पाई बाई ए आपने नोट किया था, तो n की वैल्यूज 1 से लेकर इंफिनिटी तक था, तो वहां पे इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ के थी, और के से आपने फिर एनर्जी फाइंड किया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज एनर्जी की थी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी थी। बट यहाँ पे के की ओनली सिंगल वैल्यू है। अब इसी से आप एनर्जी को रिलेट करें, ये टर्म एनर्जी के लिए, ये रिलेशन के स्क्वायर और एनर्जी के लिए था। अब यहाँ पे यूज करेंगे E is defined as minus h cross square k square by twice m, minus h cross square by twice m, k square का फॉर्म प्लेस किया, m square v naught square by h cross पावर 4। तो एनर्जी की आपको यहाँ पे वैल्यू कंफर्म हो गया, ये m का 1 पावर एडजस्ट हो गया, m v naught square by twice h cross square न्यूमरेटर में है, h cross पावर 4 डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में h cross square प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये एनर्जी का वैल्यू और ये k का वैल्यू आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेमोराइज होना चाहिए। k की सिंगल वैल्यू है, एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव है, और जो वेव फंक्शन का फॉर्म है वो आप चेक करें। अब ये पार्ट, ये वेव फंक्शन स्कैटरिंग स्टेट वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जो दीज मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करके आपको यहाँ पे जो कंफर्म हुआ, साई फंक्शन ऑफ x दैट कैन बी रिटन एज a एक्सपोनेंशियल माइनस k mod x कैन बी रिटन एज a एक्सपोनेंशियल kx और a एक्सपोनेंशियल माइनस kx फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वेव फंक्शन फॉर्म with k m v naught by h cross square and energy minus m v naught square by twice h cross square। अब आप ये चेक करिए, ये एनर्जी इस वेव फंक्शन के लिए है। ये वेव फंक्शन अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल में बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव एनर्जी पे, या स्कैटरिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही आप x को प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी लेंगे, वेव फंक्शन फाइनाइट बनेगा और वेव फंक्शन टेंड्स टू 0 जाएगा। और ये कंडीशन किसके लिए आपको डिस्कस किया था? बाउंड के लिए। तो ये बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन। इट मींस ये एनर्जी पार्टिकल की बाउंड स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो दिस इज सिंगल एनर्जी, दिस इज द सिंगल वैल्यू ऑफ एनर्जी, देयर इज ओनली सिंगल बाउंड स्टेट। प्रॉब्लम में पूछ सकता है कि कितनी बाउंड स्टेट होंगी, तो आपको इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में नंबर ऑफ बाउंड स्टेट इनफाइनाइट है, बट यहाँ पे देयर इज ओनली सिंगल बाउंड स्टेट, वन बाउंड स्टेट। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है आगे कंपेयर करने के लिए विद डेफिनेशन ऑफ Vx माइनस V नॉट डेल्टा x एंड एनर्जी नेगेटिव। अब आपको ये कंफर्म भी होगा कि यहाँ पे ये जो फॉर्म बना है, एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है ये वैल्यू, और जब आप k के डेफिनेशन में प्लेस करेंगे तो k स्क्वायर पॉजिटिव और रियल बनेगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो k वैल्यू ये पॉजिटिव और रियल बनेगा। तो देयर इज ओनली वन बाउंड स्टेट। कॉरस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव में हो जाएगी एनर्जी। अनबाउंड करने के लिए पार्टिकल को जितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये आप न्यूक्लियर फिजिक्स में भी बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी, जितने एनर्जी से पार्टिकल बाउंड है, अगर पार्टिकल को अनबाउंड करने के लिए अपना एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो प्रोवाइड करने के लिए इसका एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा अनबाउंड करने के लिए। 0 एनर्जी में पार्टिकल अनबाउंड हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव, सर इसके पॉजिटिव अमाउंट है, जितनी एनर्जी से बाउंड है उतना एनर्जी अगर प्रोवाइड कर देंगे तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगा यहाँ पे, दैट इज m। ये बाइंडिंग के लिए मैंने b नोटेशन यूज कर लिया, m v नॉट स्क्वायर बाई ट्वाइस h क्रॉस स्क्वायर, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। अगर एनर्जी आइगन वैल्यू पूछा जाए तो ये एनर्जी आइगन वैल्यू है, अगर बाइंडिंग एनर्जी पूछा जाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी में ये एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। अब ये जो वेव फंक्शन फॉर्म है बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, बट अभी ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट अननोन है, ए की वैल्यू अननोन है, तो इसको नॉर्मलाइज करेंगे बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन साई स्टार साई dx इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस और वन डायमेंशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इस इंटीग्रेशन वन, ये कंडीशन अप्लाई करिए, ये वेव फंक्शन का फॉर्म यूज करिए और कैपिटल ए की वैल्यू को फाइंड करिए। रूट के इसके करस्पॉन्डिंग जो भी फॉर्म बताया, मैं कोई भी फॉर्म को यूज करके आप ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। मैं ये पार्ट यूज कर रहा हूँ फुल स्पेस के लिए है a स्टार a मॉड स्क्वायर आउटसाइड इंटीग्रेशन नॉट कर दिया एक्सपोनेंशियल माइनस 2k मॉड x dx मस्ट बी 1। अब लिमिट इक्वल अपोजिट है और ये इंटीग्रेंड वैल्यू इवन है, तो लिमिट को 2 टाइम्स
जीरो टू इन्फिनिटी के लिए आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट के लिए मॉड वैल्यू प्लस होगा, dx भी प्लस होगा। अब यहाँ पे गामा फंक्शन का इंटीग्रेशन चाहे अप्लाई कर लीजिए, ऐसा इंटीग्रल कर लीजिए। टू एडजस्ट हो गया, देन ऑल वैल्यूज ऑफ a mod square, ऑल वैल्यूज ऑफ a are allowed that satisfy the condition a mod square is equal to k। अगर आपको पॉजिटिव और रियल चॉइस लेना है, देखो बार-बार मैं आपको यही करता हूँ, और पॉजिटिव और रियल चॉइस तो ये स्क्वायर रूट के बनेगा, अदरवाइज आप माइनस के भी यूज कर सकते हो, जैसे प्रोबेबिलिटी फैक्टर सेम रहेगा। तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फॉर्म आपको कंफर्म हो गया। नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फॉर attractive delta potential with negative energy can be written as square root k exponential minus k mod x। और आगे जब भी मैं आपको ये आर्टिकल का रेफरेंस के लिए हिंट करूं तो ये 3 रिजल्ट्स आपको ऐसे रिकॉल हो जाने चाहिए। ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, ये एनर्जी आइगन वैल्यू, ये के वैल्यू, और इसी में आप ये एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट पता चल जाएगा, और ये स्टेटमेंट देयर इज ओनली वन बाउंड स्टेट। अब इस वेव फंक्शन को बहुत जल्दी से प्लॉट करें, इस सेम वेव फंक्शन को प्लॉट करेंगे। प्लॉट में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, प्लॉट एक्सपोनेंशियल फैक्टर के लिए आपको प्लॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए प्लॉट करना है। ये स्टार्टिंग में हिंट भी किया है कि जो भी आपको मैं वेव फंक्शन फॉर्म ड्राइव करा रहा हूँ वो वेव फंक्शन का प्लॉट साई मॉड स्क्वायर का प्लॉट का आपको आइडिया होना चाहिए। प्लॉट पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट अप्रोच आप प्लॉट वाले मेथड से इजीली सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन की वैल्यू रूट के बनेगी, उसके बाद एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फॉर्म बनेगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी पे वेव फंक्शन टेंड्स टू 0 जाएगा। वो एक पॉइंट को कंपेयर करिए, ये स्टार्टिंग में वेव फंक्शन की एक्सेप्टेबिलिटी कंडीशन में पॉइंट मैंने बताया था, अगर वेव फंक्शन का प्लॉट दिया हुआ है और वेव फंक्शन के प्लॉट में कहीं पे पॉइंट लाइक शेप बनता है, उस पॉइंट पे वेव फंक्शन तो कंटीन्यूअस है बट वेव फंक्शन का डेरिवेटिव डिसकंटीन्यूअस बनेगा। अभी आपको ये मैथमेटिकली डिस्कस भी किया कि x इक्वल टू 0 पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साई डिसकंटीन्यूअस है, वो आपको प्लॉट वाले मेथड से आप चेक भी कर सकते हैं। ये पॉइंट सभी को रिकॉल हो गया होगा? यस सर। अभी आपको ये डिसकंटीन्यूअस कैरेक्टर मैथमेटिकली भी शो किया है कि कैसे वो डिसकंटीन्यूअस है, इस पार्ट पे अभी आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, ये डेरिवेटिव अमाउंट नॉन जीरो आता है, डेरिवेटिव डिफरेंस तो डिसकंटीन्यूअस है। वो प्लॉट से भी आपको जो स्टार्टिंग में पॉइंट किए थे वहां से कंफर्म भी हो रहा है कि जिस पॉइंट पे पॉइंट लाइक पीक है, x इक्वल टू 0 पे पॉइंट लाइक पीक है, तो x इक्वल टू 0 पे साई तो कंटीन्यूअस है, क्योंकि अगर साई डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। बट अगर x इक्वल टू 0 पे आप यहाँ पे चेक करें तो वेव फंक्शन के प्लॉट में पॉइंट लाइक शेप बनता है और उस पॉइंट पे वेव फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटीन्यूअस बनेगा। और एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशन में ये पॉइंट भी नोट कराया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन मस्ट बी कंटीन्यूअस, बट वहां पे साथ में पॉइंट नोट करा दिया फॉर फाइनाइट पोटेंशियल। बट अगर पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटीन्यूअस होगा और वो एक्सेप्टेबल होगा उस पार्ट के लिए। इनफाइनाइट पोटेंशियल के लिए, फाइनाइट पोटेंशियल के लिए डेरिवेटिव की कंटीन्यूअस कंडीशन एक्सेप्टेबल है। तो ये पॉइंट्स जो स्टार्टिंग में पहले बताए वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो करेक्टली अप्लाई आपको होने चाहिए, उनसे कोई डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो जो नेगेटिव एनर्जी का केस था अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल के लिए वो आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं आपको फिर से हिंट कर रहा हूँ कि ये रिजल्ट्स, ये स्टेटमेंट और चाहे तो ये प्लॉट ये आपको कंफर्म होना चाहिए। एक और पॉइंट को कंफर्म कर लें, ये आप चेक करिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पे डायरेक्टली पता चल जाएगा। जैसे इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट डायरेक्टली नोट कर रहे थे, अब जो भी फैक्टर x एक्सपोनेंशियल माइनस सम कांस्टेंट मॉड बिहेवियर में मॉड x का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होगा एक्सपोनेंट में, उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। अगर कहीं प्रॉब्लम में ये मॉडिफाई किया हुआ हो तो फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, जो भी हम मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होगा उसका स्क्वायर रूट है। ये लाइक एनालॉजी करके इस प्रॉब्लम में सब मैथमेटिकल स्टेप्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, सी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे केस 1 कंप्लीट हो गया। अब केस सेकंड के लिए आपको पोटेंशियल शेप सेम लेना है, पोटेंशियल डेफिनेशन सेम लेना है, ओनली एनर्जी को चेंज करना है। और एनर्जी चेंज करने के लिए जो आपको यहाँ पे एनर्जी लाइन ड्रॉ किया था, ये एनर्जी लाइन अब इससे हायर में कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी रिप्रेजेंट करेंगे। तो केस सेकंड कंटिन्यू करते हैं। एनर्जी पॉजिटिव ले रहे हैं, ये एनर्जी लाइन मैंने पॉजिटिव के लिए, किसी भी पॉजिटिव एनर्जी के लिए एनर्जी लाइन एज्यूम कर लीजिए। पार्टिकल को फिर से फर्स्ट रीजन में एज्यूम कर रहा है, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, ये x इक्वल टू 0 कंडीशन। तो फर्स्ट रीजन में पार्टिकल आपने एज्यूम किया, श्रोडिंगर इक्वेशन फिर से आप यहाँ पे नोट करेंगे, d2 psi by dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m by h क्रॉस स्क्वायर e प्लस v नॉट डेल्टा x psi x
इज इक्वल टू 0। अब आपकी चॉइस है, चाहे तो आप डायरेक्ट नोट कर दें जनरल सॉल्यूशन, चाहे आप मैथमेटिकली डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से आप नोट करें। बट जब भी आप ये डायरेक्ट नोट करें तो पहले के का डेफिनेशन जिस रीजन में फाइंड कर रहे हैं वो करेक्टली नोट होना चाहिए। तो रीजन 1 के लिए नोट करेंगे और x को नॉट इक्वल टू 0 ले रहे हैं। रीजन 1 के लिए लिमिट आपको हिंट किया था कि x माइनस इन्फिनिटी से इक्वल हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है बट लेस देन 0। जब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन नोट करेंगे तो के स्क्वायर बोथ रीजन के लिए अब की बार एनर्जी पॉजिटिव है, और जब ये x नॉट इक्वल टू 0 लिया तो ये साई का कोफिशिएंट बन जाएगा ट्वाइस me बाई h क्रॉस स्क्वायर, और पॉजिटिव एनर्जी के लिए के स्क्वायर पॉजिटिव करने के लिए ये करेक्ट डेफिनेशन बनेगा, और के का डेफिनेशन स्क्वायर रूट ट्वाइस me बाई h क्रॉस स्क्वायर। तो विद दिस डेफिनेशन ऑफ के अब आप यहाँ पे फर्स्ट रीजन में डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। फर्स्ट रीजन के लिए फर्स्ट रीजन कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन है। सबसे पहले जब शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई करेंगे डायरेक्ट नोट करने के लिए तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने कंडीशन बताया कि फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन, तो फर्स्ट रीजन कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन है और फर्स्ट रीजन में एनर्जी पोटेंशियल से ग्रेटर है, और जब एनर्जी पोटेंशियल से ग्रेटर होगा तो आपको फॉर्म बताया था प्लेन वेव फॉर्म, साइनसॉइडल फॉर्म और ऑसिलेटरी, तो मैंने यहाँ पे प्लेन वेव फॉर्म नोट कर दिया। रीजन सेकंड के लिए x की लिमिट चेंज होगा, k का डेफिनेशन सेम रहेगा, बट k सेम होने के बाद भी, एनर्जी पोटेंशियल सेम होने के बाद भी मैंने आपको ये हिंट किया कि जनरल सॉल्यूशन में कोफिशिएंट जनरली आप डिफरेंट यूज करेंगे, चाहे लास्ट में वो आपको सेम कंफर्म होगा। तो सेकंड रीजन में फिर से एनर्जी पोटेंशियल से ग्रेटर है, यहाँ पे भी प्लेन वेव फॉर्म बनेंगे। मैंने दीज के कोफिशिएंट ए भी लिए थे फर्स्ट रीजन में, तो यहाँ पे इसे डिफरेंट करने के लिए सी और डी नोट कर लिया, तो बोथ रीजन में प्लेन वेव फॉर्म बनेगा। फर्स्ट रीजन में आपने पार्टिकल को एज्यूम किया था, पार्टिकल टुवर्ड्स बाउंड्री मूव करेगा, और मूव करेगा तो बाउंड्री पे सम पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा और सम पोर्शन ट्रांसमिट होगा। तो फर्स्ट रीजन में रिफ्लेक्टेड वेव प्रेजेंट रहेगा, इंसिडेंट वेव भी, वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन भी प्रेजेंट होगा और वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन भी प्रेजेंट रहेगा फर्स्ट रीजन के लिए। तो फर्स्ट रीजन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, तो फर्स्ट टर्म को आप इंसिडेंट वेव लेंगे और सेकंड टर्म को आप रिफ्लेक्टेड वेव लेंगे। रीजन आपको पहले ही पोटेंशियल स्टेप में कंफर्म किया हुआ है। आपने जिस डायरेक्शन में इंसिडेंस पार्टिकल एज्यूम किया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप साइन इंसिडेंट और उसके अपोजिट में वेव मूव जो करेगा उसको आप रिफ्लेक्टेड वेव कंसीडर करेंगे। जिस डायरेक्शन में आपने इंसिडेंट वेव एज्यूम किया उसी डायरेक्शन में ट्रांसमिटेड वेव प्रोपेगेट करेगा। तो सेकंड रीजन में फिर से कोई बाउंड्री नहीं है, और जब बाउंड्री नहीं है तो देयर इज नो चांस ऑफ रिफ्लेक्शन इन सेकंड रीजन, सो दिस वेव फंक्शन मस्ट बी एब्सेंट, दिस पार्ट मस्ट बी एब्सेंट, सो डी मस्ट बी 0। तो जैसे ही आप डी को 0 करेंगे आपको मॉडिफाइड फॉर्म सेकंड रीजन के लिए कंफर्म हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड वेव एब्सेंट होना चाहिए, उसके लिए डी 0 होना चाहिए, और जैसे ही आपने डी 0 किया तो सेकंड रीजन के वेव फंक्शन में ओनली सिंगल टर्म प्रेजेंट होगा सी एक्सपोनेंशियल आई के एक्स, जिसको आप साई ट्रांसमिटेड यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट रीजन में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव है और सेकंड रीजन में ट्रांसमिटेड वेव है, और आप चेक कर लीजिए बोथ रीजन के वेव फंक्शन से प्लस माइनस इन्फिनिटी पे जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, वेव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वेव फंक्शन प्लस इन्फिनिटी पे भी प्रेजेंट रहेगा और माइनस इन्फिनिटी पे भी प्रेजेंट रहेगा। इट मींस दीस वेव फंक्शंस रिप्रेजेंट स्कैटरिंग स्टेट। तो जैसे ही पार्टिकल की एनर्जी पॉजिटिव लेंगे पार्टिकल बाउंड नहीं रहेगा, पार्टिकल अनबाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, वेव फंक्शन स्कैटरिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन स्कैटरिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, और जब स्कैटरिंग स्टेट होंगी तो ये आपको पोटेंशियल स्टेप में ही कंफर्म किया, तो दैट केस में आप पार्टिकल के रिगार्डिंग एनर्जी को आप मेजर नहीं कर सकते, और जब मेजर नहीं करेंगे वहाँ पे आप रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, और रेशियो कैलकुलेट करने के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइंड करें। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए आपको कॉरेस्पॉन्डिंग करंट डेंसिटी रिक्वायर्ड हो, एस इंसिडेंट जो आप साई इंसिडेंट से फाइंड करेंगे, ये वेव फंक्शन फॉर्म यूज करेंगे, और आपको ये डायरेक्ट नोट करना बताया था साई स्टार साई कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी दैट इज h क्रॉस k बाय n। एस रिफ्लेक्टेड साई रिफ्लेक्टेड से फाइंड करेंगे साई स्टार साई दैट इज v mod स्क्वायर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी माइनस h क्रॉस k बाय n, एंड साई एस ट्रांसमिटेड साई स्टार साई corresponding velocity h cross k by n. Reflection coefficient that represented by r is defined as ratio of the magnitude of reflected current density to that of incident current density. और आप यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। दिस डेफिनेशन b mod square by a mod square, जो आपको पोटेंशियल स्टेप में भी सेम था, क्योंकि पोटेंशियल स्टेप में भी आपको एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल हाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन के जो कोफिशिएंट्स थे, वेव फॉर्म के जो कोफिशिएंट थे वो सेम थे, इसलिए b mod square by a mod square सेम आ गया। बट आप ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट डेंसिटी का रेशियो फाइंड करेंगे इंसिडेंट करंट डेंसिटी मैग्नीट्यूड से, तो ये h क्रॉस k by m मैग्नीट्यूड फैक्टर यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, ओनली c mod square by a mod square बनेगा। अगर यही टर्म को आप पोटेंशियल स्टेप से चेक करें तो ये टर्म सेम नहीं है, यहाँ पे k सेकंड और k फर्स्ट का रेशियो भी मल्टीप्लाई हुआ था। ये पॉइंट को मैं हिंट कर रहा हूँ, आप रिकॉल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ऑल टाइम ये रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स जब भी स्कैटरिंग केस होगा सेम ही बनेंगे, मैंने आपको दैट टाइम पे भी हिंट किया था और वो कंफर्म भी करा दिया। ये डेफिनेशंस तो सेम होंगी बट वेव फंक्शन में जो कोफिशिएंट्स आपने नोटेशंस यूज किए हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये चेंज हो सकते हैं।
अब आपको ये रिफ्लेक्शन स्कैटरिंग केस के लिए रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए आपको फिर से बी इन टर्म्स ऑफ ए और सी इन टर्म्स ऑफ ए कंफर्म होना चाहिए, और वो फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे फिर से बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। और बाउंड्री कंडीशंस फाइंड करने के लिए एक तो आपको एसएच वेव फंक्शन की कंटिन्यूटी कंडीशन से बाउंड्री कंडीशन कंफर्म हो गया, साई फर्स्ट एट एक्स इक्वल टू 0 मस्ट बी सेम एज साई सेकंड एट एक्स इक्वल टू 0। साई फर्स्ट आपको अभी डिस्कस किया है, ये पार्ट यहाँ पे x इक्वल टू 0 जैसे ही प्लेस करेंगे तो ये टर्म एक्सपोनेंशियल फैक्टर 1 हो जाएंगे, रिलेशन बनेगा a प्लस बी। तो यहाँ से आपको रिलेशन बन गया a प्लस बी इज इक्वल टू सी, इसको आप a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 भी नोट कर सकते हैं, इसको कोई नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे इस इक्वेशन में। अब इसके अलावा भी आपको क्योंकि 3 अननोन है a b c, आपके पास अभी सिंगल रिलेशन है a b c में, और भी रिलेशंस रिक्वायर्ड होंगे आपको यूनिक वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो यूनिक वैल्यू के लिए। अब अगर आपको कोई 2 को थर्ड के टर्म्स में फाइंड करना हो तो a1 रिलेशन और चाहिए। अब अनदर रिलेशन फाइंड करने के लिए अब फिर से श्रोडिंगर इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करेंगे, या आप ये रिलेशन को यूज कर सकते हैं, ये रिलेशन जो भी आपको यहाँ पे नोट कराया था ये रिलेशन को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या आप इस रिलेशन को जो आपको नोटेशन बताया था x अगर नॉट इक्वल टू 0 के लिए कहीं पे आपको चेक करना होगा तो ये पार्ट आप यूज कर सकते हैं। राइट साइड क्या होगा इस पोटेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ पे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 d psi by dx at x इक्वल टू प्लस एप्सिलॉन। अब ये पॉजिटिव साइड है तो ये सेकंड रीजन का वेव फंक्शन है, माइनस d psi by dx at x इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन, और ये नेगेटिव है x यहाँ पे तो ये फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन है, इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस m v नॉट बाई h क्रॉस स्क्वायर साई 0। अब यहाँ पे साई फर्स्ट और साई सेकंड आपको पता है, यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। साई सेकंड का डिफरेंशियल किया, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 d psi second by dx c एक्सपोनेंशियल फैक्टर i k x sh, और जब एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल किया तो i k मल्टीप्लाई मिलेगा, और x को आप रिप्लेस करेंगे प्लस सॉरी अभी और टर्म ये सॉरी प्लस एप्सिलॉन माइनस। अब फर्स्ट रीजन के लिए आपको ये वेव फंक्शन का डिफरेंशियल करना है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं a एक्सपोनेंशियल i k x, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो a एक्सपोनेंशियल i k x sh, और एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल किया तो यहाँ पे i k मल्टीप्लाई मिलेगा। अब सेकंड टर्म का डिफरेंशियल करेंगे तो प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस i k x, और यहाँ पे एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल किया तो माइनस i k मल्टीप्लाई मिलेगा, तो ये माइनस i k, और यहाँ पे आप x को माइनस एप्सिलॉन प्लेस करेंगे, और x को माइनस एप्सिलॉन प्लेस किया तो ये फर्स्ट टर्म तो माइनस i k एप्सिलॉन बन गया, और ये टर्म प्लस i k एप्सिलॉन। राइट साइड एस माइनस ट्वाइस m v नॉट बाई h क्रॉस स्क्वायर साई 0। अब ये एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 कंडीशन यहाँ पे जैसे आप अप्लाई करेंगे ये ऑल एक्सपोनेंशियल फैक्टर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, i k c माइनस i k a माइनस b इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस m v नॉट बाई h क्रॉस स्क्वायर। अब इस साई 0 पार्ट की वैल्यू c भी हो सकती है और a प्लस b भी हो सकती है, जो आपको एलिमिनेट करना होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे साई 0 का फॉर्म प्लेस करेंगे। तो बाय यूजिंग दीस टू रिलेशंस आप यहाँ पे कोई 2 अननोन को आप a के टर्म्स में b और c को a के टर्म्स में फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार आप b को एलिमिनेट करना है, एक बार आपको c को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे जो फॉर्म आपको यहाँ पे नोट किए हुए हैं, एक बार अगर c को एलिमिनेट करना हो तो यहाँ पे माइनस c है, और यहाँ पे प्लस का i k है। तो b इन टर्म्स ऑफ a फाइंड करने के लिए इस साई 0 को भी चाहें तो आप राइट लेफ्ट में इंक्लूड कर लीजिए, और c के कोएफिशिएंट्स को मैच करा दीजिए, और मैच करके सेम साइन में है डिफरेंट साइन में है उनके कॉरस्पॉन्डिंग आप उनको ऐड और डिफरेंस कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ये पॉइंट आपको हिंट कर रहा हूँ। इसी इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को पहले मैं नोट कर रहा हूँ, ये i के और इस टर्म की वैल्यू साई 0 को मैंने c प्लेस कर दिया और लेफ्ट में एडजस्ट कर लिया, और वो टर्म को कंबाइन कर दिया। i के प्लस ट्वाइस m v नॉट बाई h क्रॉस स्क्वायर इंटू c माइनस i के a माइनस b इज इक्वल टू 0, और जो अनदर इक्वेशन है वो माइनस c प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब हमें c को एलिमिनेट करना है, और c को एलिमिनेट करने के लिए अगर ये c का कोएफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो i के प्लस ट्वाइस m v नॉट बाई h क्रॉस स्क्वायर, i के प्लस ट्वाइस m v नॉट बाई h क्रॉस स्क्वायर
a I k प्लस ट्वाइस एम वी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर b इज इक्वल टू 0। और इस पार्ट में ये फॉर्म बन गया आई के ए प्लस ये टर्म प्लस हो गया। अब आप यहाँ पे चेक करिए, अगर these टर्म्स को ऐड कर दें तो ये c के कोफिशिएंट कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे i माइनस आई के ए और ये प्लस आई के ए, ये टर्म एडजस्ट हो गया। तो आपको b बाई ए यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। एंड दिस, ये टर्म को कंपेयर करें, ये आई के बी और ये आई के बी, ट्वाइस आई के बी, ये ट्वाइस आई के प्लस ट्वाइस एम वी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू ये टर्म कैंसिल आउट हो गए, माइनस ऑफ ट्वाइस एम वी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर ए। देन बी इन टर्म्स ऑफ ए, अब ये फैक्टर से डिवाइड करते हैं और जब डिवाइड करेंगे तो माइनस ट्वाइस एम वी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर, और ये फैक्टर को कॉमन ले लीजिए, ट्वाइस एम वी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर दैट इज 1 प्लस आई एच क्रॉस स्क्वायर के बाई एम वी नॉट। ये ट्वाइस एम वी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। देन बी कैन बी रिटन एज माइनस 1 बाई 1 प्लस आई एच क्रॉस स्क्वायर के बाई एम वी नॉट in terms of a। ये आपको b in terms of a पता चल गया। एंड b mod square by a mod square that is reflection coefficient। इसका mod square करना है। सम स्टूडेंट्स अभी भी डाउटफुल रहते हैं mod square में। mod square करने के लिए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करता है, तो 1 by 1 प्लस h क्रॉस पावर 4 k by a स्क्वायर by m स्क्वायर v नॉट स्क्वायर, ये आपको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। या तो 1 से डिफरेंस करके ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फाइंड कर लें, या फिर से आप these two रिलेशंस को यूज करें। अब की बात these two रिलेशन में b को एलिमिनेट करने के लिए स्टेप फॉलो करते हैं। मैं ये रिलेशन फिर से यूज कर रहा हूँ b को एलिमिनेट करने के लिए, c इन टर्म्स ऑफ a फाइंड करने के लिए, आई के माइनस ट्वाइस एम वी नॉट बाई एच क्रॉस, सॉरी आई के ए माइनस वी is equal to minus of twice m v naught by h cross square psi 0, और psi 0 की वैल्यू है, अब की बार a प्लस बी रख लिया मैंने। चाहे तो आप c फिर से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसे चाहे स्टेप फॉलो कर लीजिए। मैंने इसको, आपकी चॉइस है a प्लस बी रख लें चाहे c रख लें, इसको सेम साइड लाएंगे तो यही टर्म आपको फिर से जो इक्वेशन मैंने यूज किया था वो सेम रहेगा। बोथ पार्ट से आंसर मैच करेगा, चाहे आप इसको a प्लस बी रखें चाहे आप इसको सी रखें। अब जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन में अब की बार आपको b को एलिमिनेट करना है, तो b के कोफिशिएंट के लिए आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करें। ये फॉर्म है a प्लस बी माइनस सी। अब b का कोफिशिएंट यहाँ पे चेक करें तो आई के आपको मल्टीप्लाई करना है, आई के मल्टीप्लाई करके, और आपको आई के बी ये टर्म एलिमिनेट करना है, तो इस रिलेशन से इस रिलेशन को माइनस कर दीजिए, और जो माइनस करेंगे तो आप कंपेयर करें, ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस, तो बी कैंसिल आउट हो गया। अब ये टर्म ऐड हो गया, ट्वाइस आई के प्लस ट्वाइस एम वी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू ट्वाइस आई के ए। अब यहाँ से ट्वाइस आई के कॉमन ले लीजिए, तो c इन टर्म्स ऑफ ए आपको पता चल गया, 1 बाई, जब ट्वाइस आई के कॉमन लेंगे तो एम वी नॉट, ये 1 प्लस एम वी नॉट 2 एडजस्ट हो गया बाई आई एच क्रॉस स्क्वायर के, ये फॉर्म बनेगा, और 1 अपॉन आई को आप चाहें तो माइनस आई नॉट कर सकते हैं, ये इन टर्म्स ऑफ ए, ये रिजल्ट बन गया। अब इसका मॉड स्क्वायर करेंगे तो आपको ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट पता चल जाएगा, c मॉड स्क्वायर बाई a मॉड स्क्वायर, और मॉड स्क्वायर के लिए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 बाई 1 प्लस m स्क्वायर v नॉट स्क्वायर बाई h क्रॉस पावर 4 k स्क्वायर। अब आप दीज वैल्यूज को
रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जी इसको ऐड कर लीजिए, ये बना रहा होगा आर प्लस सी की वैल्यू 1 के इक्वल आए। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत केस डिस्कस कर दिए कि अगर एनर्जी नेगेटिव ले रहे हैं तो बाउंड केस बनेगा, एनर्जी पॉजिटिव ले रहे हैं तो अनबाउंड केस बनेगा। वेव फंक्शन का फॉर्म क्या आएगा, अनबाउंड केस के लिए कैसे आप रेशियोज डिफाइन करेंगे, इंसिडेंट के रेस्पेक्ट में कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ और कितना पोर्शन ट्रांसमिट हुआ। प्रॉब्लम नोट करेंगे। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास small m that is subjected to a potential चाहे यहाँ पे अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल वर्ड यूज कर सकते हैं, बट Vx minus V naught delta x where V naught is positive and real constant. What is the probability that the particle with negative energy remains bound if V naught is half suddenly? सी का सेकंड पार्ट, व्हाट सडनली। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको नेगेटिव एनर्जी का रेफरेंस दिया है, अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल का रेफरेंस दिया है। तो जैसे ही आपको ये स्टेटमेंट आपने रीड किया, ये पोटेंशियल फॉर्म और यहाँ पे मेंशन किया नेगेटिव एनर्जी, तो आपको ये कंफर्म हो गया कि पार्टिकल की बाउंड स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है और उसका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर्म क्या है और के का फॉर्म क्या है। स्टेटमेंट से आपको ये कंफर्म हो गया। और द पोटेंशियल डिस्टर्ब Vx इज इक्वल टू माइनस V नॉट डेल्टा x और नेगेटिव एनर्जी ले रहे हैं। आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि वेव फंक्शन का नॉर्मलाइज्ड फॉर्म स्क्वायर रूट के एक्सपोनेंशियल माइनस के मॉड एक्स है। के का डेफिनेशन आपको एम V नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर है। एनर्जी भी चाहे तो आप नोट कर सकते हैं रिकॉर्ड, बट क्योंकि यहाँ पे के इन टर्म्स ऑफ V नॉट डिफाइंड है तो V नॉट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप V नॉट को चेंज करेंगे, V नॉट को सपोज एक बार तो हाफ कर रहे थे, एक बार क्वाड्रपल कर रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम फिर से क्वेश्चन में कहीं 10 टाइम्स कहीं 1/3 कर दे, तो इसमें एक एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए मैंने जनरलाइज्ड नोटेशन V नॉट डैश कर लिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहे हाफ करें क्वाड्रपल करें, ये V नॉट डैश को इन टर्म्स ऑफ V नॉट लास्ट में प्लेस कर लें। इफ V नॉट चेंज टू V नॉट डैश, तो आप चेक करिए इस V नॉट का इफेक्ट है K पे, तो K भी चेंज हो जाएगा, K चेंज टू K डैश। और जब K चेंज होगा तो इस वेव फंक्शन में भी मॉडिफिकेशन, फॉर्म सेम होगा बट ये फॉर्म नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट और ये K, ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अगर ये पहले से नॉर्मलाइज है तो जरूर नहीं कि पहले फिर चेंज करने के बाद इस पार्ट फॉर्म को रेफरेंस रख के नॉर्मलाइज करें। तो ये पार्ट के लिए आप यहाँ पे साई को चेंज करेंगे कि साई में जो न्यू फॉर्म बनेगा वो साई डैश है, या उसको फाई, जो भी न्यू नोटेशन लेना हो वेव फंक्शन का और यूज कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट के डैश एक्सपोनेंशियल माइनस के डैश मॉड एक्स, ये फॉर्म सेम रहेगा बट वी नॉट चेंज होने का इफेक्ट इस के थ्रू इस वेव फंक्शन में इंक्लूड हो गया। अगर ये वी नॉट को पहले ही प्लेस कर दें तब तो उसकी 100% प्रोबेबिलिटी होगी। आप चेंज करके निकाल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि पार्टिकल फिर से इस स्टेट में 100% हो। तो आपको ये मैंने फॉर्म पहले से हिंट किया कि आप जिस स्टेट में मेजर करते हैं और जिस स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, उनसे आप प्रोबेबिलिटी कोफिशिएंट निकालते हैं पहले इंटीग्रल मेथड से, फिर इसका मॉड स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी कोफिशिएंट पहले फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द ब्रैकेट। बाउंड स्टेट होने की प्रोबेबिलिटी, तो इस फॉर्म ये बाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। इस स्टेट में मेजर कर रहे हैं, साइड एक्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है और साइड डैश के लिए अपनी सबमिट करना है। यहाँ पे आप चाहे ऑर्डर चेंज कर देंगे, मैंने पहले भी हिंट किया कि प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इंटीग्रल पार्ट पे जाएंगे, इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस -∞ टू +∞ साई स्टार एक्स साई डैश एक्स dx। अब बोथ वेव फंक्शन के फॉर्म आपको नोन है, बोथ फॉर्म यहाँ पे प्लेस करें। मैं नेक्स्ट स्लाइड में प्लेस कर रहा हूँ दीज फॉर्म। के भी रियल है, के डैश भी रियल है, एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंट रियल है, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जब आप लेंगे वो सेम बनेगा। साई स्टार जब आप करेंगे तो स्क्वायर रूट के और साई डैश से स्क्वायर रूट के डैश एक्सपोनेंशियल माइनस के मॉड एक्स
मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस के डैश मॉड एक्स, और जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म को तो एक्सपोनेंट में एडिशन हो जाएगा, एक्सपोनेंट सम हो जाएगा। लिमिट इक्वल अपोजिट है, इंटीग्रेंड इवन है, लिमिट को आप 2 टाइम्स 0 टू पॉजिटिव पार्ट के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, और पॉजिटिव साइड के लिए मॉड वैल्यू भी प्लस है और इंटरवल भी प्लस है। अब यहाँ पे आप गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, 2 स्क्वायर रूट के डैश 1 बाई के प्लस के डैश, तो आपको कोफिशिएंट पता चल गया, देन कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज मॉड स्क्वायर ऑफ दिस कोफिशिएंट, दैट इज 4k के डैश डिवाइडेड बाय k प्लस के डैश स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ k आपको प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन पता चल गया। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल v नॉट एंड v नॉट डैश, अब ये k की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करिए, k डैश की वैल्यू प्लेस करिए, तो दिस एक्सप्रेशन चेंज टू 4v नॉट डैश बाई v नॉट प्लस v नॉट डैश स्क्वायर। k और k डैश का ये फॉर्म प्लेस कर दीजिए, k डैश इज डिफाइंड एज m v नॉट डैश बाई h क्रॉस स्क्वायर। ये फॉर्म प्लेस करेंगे तो m बाई h क्रॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कॉमन लेके एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए जो k का फॉर्म था वही v नॉट और v नॉट डैश में आपको रेशियो में प्रोबेबिलिटी के लिए सेम हो गया। अब इसी प्रॉब्लम में आपके 2 डिफरेंट पार्ट हैं, जो आपको हिंट किया, अगर ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज हो जाए तो चाहे जितने टाइम पोटेंशियल में चेंज करें, फर्स्ट पार्ट में v नॉट को हाफ कर रहे हैं, इस प्रोबेबिलिटी के एक्सप्रेशन में प्लेस कर दीजिए। v नॉट स्क्वायर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एडजस्ट हो गया, ये 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2 स्क्वायर, तो बाई 2 में जो 2 स्क्वायर 4 होगा न्यूमरेटर में जाएगा, और 4/2 यहाँ से 2 टाइम्स एडजस्ट होगा, ये टर्म 8 बन गया, और डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर दैट इज 9, तो 8/9 प्रोबेबिलिटी बनेगा। अगर इसको 100 में मल्टीप्लाई कर दें इस फ्रैक्शन पार्ट को, तो आपको नियरली 89% प्रोबेबिलिटी बनेगा हाफ करने पे। अगर आप v नॉट को 4 टाइम्स कर रहे हैं, क्वाड्रपल कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू का 4 टाइम्स कर रहे हैं, तो v नॉट स्क्वायर फिर से एडजस्ट हो गया, न्यूमरेटर में 16 है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 4 दैट इज 5 स्क्वायर दैट इज 25, इसको फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नियरली 65% रहेगा। इट मींस अगर आप v नॉट को हाफ करते हैं और 100 टाइम्स मेजरमेंट करें तो 89% पार्टिकल बाउंड स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, और 4 टाइम्स करेंगे तो 65% है। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि कितने टाइम चेंज कर रहे हैं, v नॉट बाई 3 कर रहे हैं, 3 v नॉट कर रहे हैं, v नॉट बाई 5 कर रहे हैं, 5 v नॉट कर रहे हैं, कोई भी बात के लिए प्रॉब्लम पूछा जाए तो इस एक्सप्रेशन में प्लेस करके आप कितने परसेंट चांस है उसके बाउंड होने के वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल के लिए जो भी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं उनको प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आप फाइंड कर सकते हैं। पेज नंबर 46, प्रॉब्लम नंबर 4, ये स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। स्टार्टिंग में आपको सम क्वेश्चंस डिस्कस किए थे इन फर्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की साई गिवन होगा, पोटेंशियल फाइंड करना है, बट वो मेथड जो आपको डिस्कस किया है साई प्लस साई एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन लेके आप हैमिल्टन ऑपरेटर का फॉर्म ऑपरेट करेंगे साई पे, और लास्ट में फिर सेम फॉर्म ऑफ साई कॉमन लेके साई के कोएफिशिएंट में आइगन वैल्यू का कंसेप्ट के लिए उसको वेरिएबल से इंडिपेंडेंट करने के लिए जीरो करके पोटेंशियल फॉर्म फाइंड कर लेते हैं। बट उस मेथड में आपको काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ऑपरेट करने के लिए डबल डेरिवेटिव चाहिए, साई का डबल डेरिवेटिव, और साई का डबल डेरिवेटिव आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव साई कंटीन्यूअस हो। बट यहाँ पे आप चेक करिए, जब आप फॉर्म ले रहे हैं, मैंने आपको जो आर्टिकल डिस्कस किया अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल का, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट आप चेक करेंगे 46 पे प्रॉब्लम नंबर 4 का, ये पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल हैज द वेव फंक्शन साई फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट a एक्सपोनेंशियल माइनस मॉड x बाई a। तो इस वेव फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पे डिस्कंटिन्यूअस होगा, और जब डिस्कंटिन्यूअस होगा तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। जो फाइंड नहीं कर पाएंगे या तो आप उसको फिर से डेरिवेटिव को ड्रैग डेल्टा जैसे पोटेंशियल है ऐसे ड्रैग डेल्टा के टर्म्स में डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन का, उससे अपडेट करें तब आप फाइंड कर पाएंगे। अदरवाइज एक इजी अप्रोच है, आपने मोर प्रॉब्लम सॉल्व किया लास्ट लेक्चर तक इनफाइनाइट वन डायमेंशनल पोटेंशियल के, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे एसिमेट्रिक, जैसे पोटेंशियल का फॉर्म पता चला आपने वेव फंक्शन फॉर्म नोट कर लिया। अब अगर वेव फंक्शन पता होगा तो पोटेंशियल का फॉर्म आपको पता जाएगा, तो आप इस आर्टिकल को रेफरेंस लेके चेक कर सकते हैं। ये सिमिलर वेव फंक्शन फॉर्म अभी आपको डिस्कस किया फॉर नेगेटिव एनर्जी इन अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल, आप चेक कर लीजिए। अभी जो फॉर्म आपको ड्राइव कराया है ये फॉर्म, इसमें और जो प्रॉब्लम में फॉर्म दिया है इसमें एक माइनर चेंज है कि ये जो k है वो आपको अब की बार 1/a दिया होगा, बाकी फॉर्म सेम है। तो पोटेंशियल का जो फॉर्म होगा वो मैच करेगा, और मैच करेगा तो आप चेक कर सकते हैं। अभी फॉर्म आपको डिस्कस किया था दैट पार्ट के लिए vx इज इक्वल टू माइनस v नॉट डेल्टा x, ये फॉर्म डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो k बनेगा
जो आपको के मैंने आर्टिकल में बताया वो 1/a बनेगा और इसका जो डेफिनेशन बनेगा वो m v नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर बनेगा। तो आप इस वेव फंक्शन को कंपेयर करके जहाँ पे डेरिवेटिव अगर आपको इजीली नहीं कैलकुलेट हो रहा है तो आप कंपेरिजन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी वेव फंक्शन फॉर्म आपको डिस्कस किया था, जिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पोटेंशियल के लिए वो ऑप्शन में सेलेक्ट कर दीजिए। तो थर्ड ऑप्शन में वो मैच करता है। एक और पार्ट है, अगर आपको बाई चांस मेमोराइज नहीं होता फॉर्म की किस तरह के पोटेंशियल के लिए था, तो आप यहाँ पे चेक करिए। इस वेव फंक्शन से आपको ये आइडिया है कि ई साई बाई डी एक्स फॉर दिस गिवन फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है पोटेंशियल में, उस पॉइंट पे आप ड्राग डेल्टा इंक्लूड कर लीजिए। 0 पे है तो वेव फंक्शन पोटेंशियल फॉर्म आपको कंफर्म हो गया x इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे x इक्वल टू x नॉट पे डिसकंटिन्यूटी होता तो यहाँ पे x माइनस x नॉट आप इंक्लूड कर लेते। ये ऑप्शन में आप कंपेयर करिए। बाकी ये कंडीशन फर्स्ट, सेकंड और लास्ट में किसी के लिए एप्लीकेबल। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 39, प्रॉब्लम नंबर 13, पेज नंबर 39, प्रॉब्लम नंबर 13। स्टेटमेंट रीड करेंगे। जो पॉइंट मैंने आपको हिंट किया आर्टिकल में, आपको उनको आप अप्लाई करेंगे। फाइंड हो गया। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कंपेयर कर लें। ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज इन ए पोटेंशियल v function of x is equal to a delta x minus a. Its wave function psi x is continuous everywhere. The discontinuity in d psi by dx at x equal discontinuity फाइंड करना है। क्यों होगा discontinuity वेव फंक्शन में x equal to a पे? क्योंकि x equal to a के कॉरस्पॉन्डिंग आप ड्रैग डेल्टा बिहेवियर इंक्लूड कर रहे हैं। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, इंटीग्रेशन x इक्वल टू a पे डिस्कंटिन्यूटी कैरेक्टर चेक करना है तो a के लेफ्ट और राइट का कंडीशन इंक्लूड करना है। d2 psi by dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m by h क्रॉस स्क्वायर e minus vx and vx is a delta x minus a psi x dx is equal to 0. Limit epsilon tends to 0, d psi by dx at x equal to a plus epsilon minus d psi by dx at x equal to a minus epsilon. This term represent discontinuity in first order derivative at x equal to a plus limit epsilon tends to 0 twice m e by h cross square integration a minus epsilon to a plus epsilon psi x dx. और जो ये टर्म है माइनस a इंटीग्रेशन a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन psi x डेल्टा x माइनस a dx इज इक्वल टू 0। ये टर्म आपको अभी डिस्कस किया था, साई के कंटिन्यूटी कैरेक्टर की वजह से ये इंटीग्रल वैल्यू 0 बनेगा और यहाँ पे ड्रैग डेल्टा की इंटीग्रल प्रॉपर्टी से ये टर्म भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट डिसकंटिन्यूटी इन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a। This term represent discontinuity in first order derivative psi d psi by dx at x equal to a. सेकंड ये टर्म 0 और ये टर्म को मैं राइट में एडजस्ट कर रहा हूँ इज इक्वल टू ये माइनस साइन राइट में जाके प्लस हो गया। अब इस टर्म में ड्रैग डेल्टा की इंटीग्रल प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो दिस टर्म इज f ऑफ k। यहाँ से एक फैक्टर और छूटा है, हाँ जी ये फैक्टर नोट कर लीजिएगा, माइनस ट्वाइस m बाई h क्रॉस स्क्वायर, ये ट्वाइस m बाई h क्रॉस स्क्वायर a और ये इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रैग डेल्टा से psi ऑफ a। प्रॉब्लम में जो पार्ट पूछा है वो फाइंड करना है। डिसकंटिन्यूटी इन d psi by dx at x equal to a जो लेफ्ट में नोटेशन है और राइट में वो अमाउंट है, किस अमाउंट से डिसकंटिन्यूअस है वो ऑप्शन में आप कंपेयर कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर गया। यही स्टेप आपको मैंने अभी आर्टिकल के थ्रू अप्लाई करना बताया और कैसे डिसकंटिन्यूटी कैरेक्टर चेक करेंगे वो आपको इस स्लाइड में बताया हुआ है यहाँ पे। और इसी का
ये x इक्वल टू 0 के लिए बताया और ये जनरल स्टेप के लिए आपको यहाँ पे ये पॉइंट किए हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 51, प्रॉब्लम नंबर 22। डिस्कंटिन्यूटी पता करने के लिए उसका हम जनरलाइज्ड फंक्शन जो था वो स्टेप जो था लास्ट वाला वो भी तो यूज कर सकते हैं। वो x इक्वल टू 0 के लिए मैंने यूज किया हुआ है। अगर आप उसको जनरलाइज कर लें x इक्वल टू a के लिए तो उससे आप अप्लाई कर सकता है। डेल्टा x के लिए उसका जनरलाइज्ड हम बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। उसी को मैंने, क्योंकि आर्टिकल के लिए मुझे x इक्वल टू 0 पे चाहिए था, इसलिए मैंने x इक्वल टू 0 में उसको कन्वर्ट कर दिया। बाकी तो आप जिस पॉइंट पे निकालना है उसको उसी स्टेप से फॉलो कर दीजिए, उसको फिर लास्ट में मेमोराइज करके अप्लाई कर दीजिए। यस सर। पेज नंबर 51, प्रॉब्लम नंबर 22। स्टेटमेंट रीड करिए और रिजल्ट फाइंड करिए। एज द mod x। अब आप ये एनालॉजी करिए कि ये वेव फंक्शन फॉर्म आपने पढ़ा था अभी, साई x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के एक्सपोनेंशियल माइनस के mod x, और ये वेव फंक्शन था फॉर पोटेंशियल vx इज इक्वल टू माइनस v नॉट डेल्टा ऑफ x विद k m v नॉट बाई h क्रॉस स्क्वायर। इस वेव फंक्शन फॉर्म को रेफरेंस लेके ये इन्फॉर्मेशन आपको करना है। अब यहाँ पे अप्लाई करिए। यहाँ पे a नोटेशन इस डेफिनेशन में k के इक्विवेलेंट है, दैट इज m v नॉट बाई h क्रॉस स्क्वायर। अब यहाँ से v नॉट आपको कंफर्म हो गया, दैट इज h क्रॉस स्क्वायर a बाई m। तो फॉर दिस गिवन वेव फंक्शन पोटेंशियल कैन बी रिटन एज माइनस v नॉट डेल्टा x। ये फॉर्म को मैंने रेफरेंस लिया, बट ऑप्शन में v नॉट नहीं है, इस a से रिलेट करना है, तो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ h क्रॉस स्क्वायर a बाई m डेल्टा x। अब आप ये रिकॉल करिए, ड्राग डेल्टा में आपको मैंने ये प्रॉपर्टी नोट कराया है कि अगर ड्राग डेल्टा में कोई फैक्टर मल्टीप्लाई में है x के साथ आर्गुमेंट में तो डिवाइड में जाता है, और अगर कोई फैक्टर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाता है। ये आपको डिस्कस किया हुआ है। अगर यहाँ पे हम ये नोटेशन ले लें तो ये मल्टीप्लाई में आप डेल्टा x नॉट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये, इसको आप आर्गुमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई m डेल्टा ऑफ x बाई a। ये फॉर्म आप ऑप्शन में कंपेयर कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर लिया। तो जो आपको स्टार्टिंग में सम 2 और 3 पेजेस पे सम मैथमेटिकल स्टेप्स नोट कराए थे, हो सकता है आप उनको इग्नोर कर रहे हो कि उनकी कहीं रिक्वायरमेंट नहीं, जब अप्लाई होंगे तो उनकी फिर से रिक्वायरमेंट होगी, तो आप उनको यूज करते जाएंगे। किसी को डाउट तो नहीं कोई? तो सर नेक्स्ट प्रॉब्लम, माइनस होता तो वो भी ठीक हो सकता है। सेकंड ऑप्शन में, हाँ जी, अगर सेकंड ऑप्शन में माइनस होता तो फर्स्ट और सेकंड सेम ही हो जाते, दोनों फॉर्म सेम ही हो जाते ना इस प्रॉपर्टी के साथ, जो आपको बताया ड्राग डेल्टा की प्रॉपर्टी के साथ दोनों रिजल्ट को आप चेक करेंगे तो सेम ही रिप्रेजेंट करेंगे। या तो ये ऑप्शन होता या ये ऑप्शन होता, दोनों सेम पार्ट है। पेज नंबर 39, प्रॉब्लम नंबर 11। पेज नंबर 39, प्रॉब्लम नंबर 11। आपको जब से वेव फंक्शन स्टार्ट हुआ है अनसर्टेनिटी एक्सपेक्टेशंस कैलकुलेट करना डिस्कस किया है। अब तक जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व की है, वेव फंक्शन अगर दिया है, चाहे वो सुपरपोजिशन फॉर्म हो चाहे फंक्शन फॉर्म हो साई का सिंगल फंक्शन, उनसे आपको अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करना होता है। बट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में चेक करिए, पोटेंशियल दिया हुआ है, तो पोटेंशियल अगर आपको गिवन है तो फिर आप आर्टिकल जो आपने पढ़े हैं नॉन पोटेंशियल फॉर्म्स के लिए उनसे आप कंपेयर करेंगे, या आपको इस पोटेंशियल के लिए साई का फॉर्म पता होगा तो साई को यूज करके आप अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। मैंने पार्टिंग बॉक्स में आपको अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट फाइंड कराया है, मैं आपको इस पर्टिकुलर अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल में भी अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट फाइंड करा सकता था, फिर आप उसके रिजल्ट को आप यहाँ पे कंपेयर कर लेते। दोनों पार्ट सेम है, इस प्रॉब्लम को कंप्लीट करें या आर्टिकल में आप अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट फाइंड करें। A particle of mass m moves in one dimension under the influence of the potential v function of x is equal to minus alpha delta x। अब यहाँ से आपको वेव फंक्शन का नॉर्मलाइज फॉर्म पता चल गया, psi x is equal to square root k exponential minus k mod x with k defined as m alpha by h cross square and energy minus of h cross square k square by twice। इसी को लाइक दिस m अल्फा स्क्वायर बाई ट्वाइस h क्रॉस। अगर यहाँ पे एनालॉजी करें तो k की डेफिनेशन मैंने आपको हिंट किया कि स्क्वायर में डिफाइन करें, और फिर k को आप पॉजिटिव और रियल बनाने के लिए
आप लाइक दिस डेफिनेशन लेंगे कि ये टर्म ई और के का रिलेशन पॉजिटिव बने स्क्वायर में, और फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर चलेंगे, ये टर्म पॉजिटिव और रियल आना चाहिए। अब आप यहाँ पे चेक करिए, अगर ये डेफिनेशन को चेक करें, के स्क्वायर माइनस ट्वाइस एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर जो आपने डिफाइन किया, तो अगर के यहाँ से कैलकुलेट करते तो ये टर्म का एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, इस टर्म में एब्सोल्यूट वैल्यू लेना पड़ेगा। तो इसी से आप पी को भी डिफाइन कर सकते थे। तो अगर कहीं रिक्वायर्ड हो तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि यहाँ पे हम जो भी पार्ट बनेगा इसके इनसाइड में एब्सोल्यूट वैल्यू इंक्लूड कर सकते हैं, जो मोस्टली आपको मैंने मोर देन 20 टाइम्स इंस्पेक्ट किया। तो अब आपको ये वेव फंक्शन का फॉर्म पता है, आपको अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए डेल्टा एक्स डेल्टा पी फाइंड करना है, तो 4 एक्सपेक्टेशंस फाइंड करना है, एक्स एक्सपेक्टेशन। अब आपको ये नॉर्मलाइज फॉर्म पता है, स्क्वायर रूट के इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पहले मैं ये एक्सेस फॉर्म नॉर्मलाइज पार्ट की नोट कर दूं। क्वेश्चन स्पेस में वेव फंक्शन दिया है, इसको मॉड स्क्वायर इनटू एक्स भी कर सकते थे, तो के इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ट्वाइस के मॉड एक्स एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन लिमिट इक्वल अपोजिट है, इंटीग्रेंड को आप चेक कर लीजिए ऑड है, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 0 बनता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एक्स मॉड स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब साई मॉड स्क्वायर का फॉर्म प्लेस करेंगे तो अब की बार कंपेयर करिए, लिमिट इक्वल अपोजिट है और इंटीग्रेंड इवन है, तो लिमिट को आप 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। वन बाई ट्वाइस के, चाहे तो आप के की वैल्यू प्लेस कर लीजिए जो आपको यहाँ पे नोट करना है। स्क्वायर आएगा के स्क्वायर, हाँ जी के स्क्वायर, तो एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एच क्रॉस पावर 4। अब आपको डेल्टा एक्स कंफर्म हो गया, दैट इज एच क्रॉस स्क्वायर बाई रूट 2 एम अल्फा। पी एक्सपेक्टेशन, वेव फंक्शन रियल है, बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्ट आप 0 कर सकते हैं। पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन में आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑपरेट करना पड़ेगा, फिर से सेम प्रॉब्लम राइज होगा अगर आप ये फॉर्म को यूज कर लेते हैं, बट एक इजी अप्रोच है। आप जहाँ पे पोटेंशियल नॉन जीरो है, जहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट नहीं है, वहाँ पे आप चेक करिए टोटल एनर्जी ओनली काइनेटिक एनर्जी, और दैट पार्ट से आप पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन को फाइंड अगर करना है तो ये ट्वाइस एम एक्सपेक्टेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज कर सकते हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे क्योंकि ये एनर्जी टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल पार्ट अदर देन एक्स इक्वल टू 0, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मैच करेंगे तो यही पार्ट को आप यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी से फाइंड कर सकते हैं। ऐसे अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट फिर इमेजिनरी बनेगा, बट अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें तो मोमेंटम की वैल्यू रियल बनेगी, और रियल फाइंड करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट पता चलेगा। आपको ना इंटीग्रल करना पड़ेगा इस अप्रोच से, ना आपको डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ट्वाइस एम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी दैट इज एम अल्फा स्क्वायर बाई ट्वाइस एच क्रॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे ये टर्म एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एम अल्फा बाई एच क्रॉस, एंड द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स डेल्टा पी। जब आप ये प्रोडक्ट करेंगे तो एम अल्फा कैंसिल आउट हो गया, एच क्रॉस का 1 पावर एडजस्ट हो गया, एच क्रॉस बाई रूट। यहाँ पे कंपेयर करिए, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन गया। तो लाइक दिस अप्रोच से आप मोमेंटम स्क्वायर एक्सपेक्टेशन आप फाइंड करेंगे तो ना तो इंटीग्रल करना पड़ेगा और ना ही डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ड्राग डेल्टा पोटेंशियल पे बेस कोई और प्रॉब्लम होगा तो उसको ट्राई कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फाइनाइट पोटेंशियल वेल डिस्कस करेंगे। देखो प्रॉब्लम अगर आर्टिकल को कंपेयर करते जाएं तो सबसे पहले मैंने कंप्लीटली फ्री पार्टिकल बताया, फिर पोटेंशियल स्टेप, वन बाउंड्री पे पोटेंशियल डिस्टेंस चाहिए था, फिर इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते जाना। अगर आप इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल से ड्राग डेल्टा पे जाएं तो यहाँ पे हो सकता है आप लोगों ने कहीं पहले पढ़ा हो ड्राग डेल्टा, आप इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल सभी ग्रेशन और पीजी लेवल पे पढ़ते हैं, तो डिफिकल्टी लेवल चेंज होता जा रहा है। अब फिर फाइनाइट पोटेंशियल वेल और इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में क्या डिफरेंसेस होंगे, बैरियर, फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, ऐसी पोटेंशियल फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर करके सम स्टैंडर्ड सिस्टम्स के लिए, आइडियलाइज सिस्टम के लिए सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फाइंड करेंगे। बट अभी जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सभी वन डायमेंशन के लिए है और फिर मल्टी डायमेंशन में उसके एप्लीकेशंस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फाइनाइट पोटेंशियल वेल डिस्कस करेंगे। आप लोगों को टेस्ट की कोई डेट अनाउंस हुआ है नहीं हुआ? आपका इस वीक कोई टेस्ट तो नहीं है किसी और टॉपिक पे? 9 को है मैम, टेस्ट हुई है बच्चों का। 9 को किसका है?
मैथमेटिकल फिजिक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन 10 दिसंबर वाला होगा सर। सभी का कंबाइंड नहीं होता टेस्ट? सर 10 जैन वालों का नहीं है। तो उनका सिलेबस आगे पीछे रहा होगा मैथमेटिकल का, इसलिए सर नहीं रहा होगा। आपका जो मैथमेटिकल फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ और टॉपिक वो जो बैच का अपडेट बता रहे हैं उनमें सिलेबस अलग अलग रहा होगा ना? अगर मेरे टॉपिक में तो ऐसा नहीं है। नहीं सर, आपका दोनों साथ चल रहा है। हाँ, तो मेरे में तो एक ही साथ टेस्ट हो जाएगा सभी का। तो 10 के बाद डेट अनाउंस करवाएंगे ये पहले करा दें? नहीं सर, पहले तो सर बाद में सर कितना आएगा सर सिलेबस? अब तक सर सर सिलेबस बता दो सर कितना है। सिलेबस बताया नहीं मैंने? नहीं सर, अब तो फर्स्ट ईयर बोले थे सर। बता चुका हूँ मैं सिलेबस तो, पोस्टुलेट्स का स्टार्टिंग से लेकर अप टू पोस्टुलेट्स। हां सर। ओ नहीं, भाई कल सर दोबारा बता दीजिए, सुनाई नहीं दिया। स्टार्टिंग से लेके अप टू पोस्टुलेट्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। ओके सर, थैंक यू। सेकंड टेस्ट के लिए जो फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस है वो एक्सक्लूड करके जितना भी सिलेबस होगा जब डेट अनाउंस करेंगे उससे पहले, अगर टारगेट है कि 3 टेस्ट लेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के, तो एक प्रपोज सिलेबस बता देता हूँ मैं। फर्स्ट टेस्ट के लिए तो कंफर्म हो गया सभी को कि स्टार्टिंग से पोस्टुलेट तक आएगा। सेकंड टेस्ट में पोस्टुलेट के आगे का जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं और शायद हाइड्रोजन एटम तक, ये मान लीजिए जो आगे हाइड्रोजन एटम डिस्कस होगा। और थर्ड टेस्ट में फिर अगर हाइड्रोजन एटम तक वहाँ पे डिस्कस इंक्लूड हो जाता है तो थर्ड टेस्ट में हाइड्रोजन एटम के आगे का जो सिलेबस है और होल सिलेबस आगे का, फर्स्ट और सेकंड टेस्ट वाला एक्सक्लूड हो जाएगा। तो क्वांटम का सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? भाई ये नहीं बता सकता मैं कब तक होगा, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आगे आने वाले डेज में लेक्चर कितने आवर्स का लगता है, कितने दिन लगता है। सर ऐसा होता कंटिन्यूअसली लग रहा है क्वांटम का, तो जरूरी नहीं कि आगे भी हो। सर ऐसा होता है ना, 2-3 सब्जेक्ट को लेकर सर एकदम पूरा कंप्लीट होकर फिर दोबारा शुरू करते हो, और सर ये बीच में मिक्स हो रहा है सब एकदम, कभी कुछ कभी कुछ। भाई देखो सभी के बेनिफिट्स हैं और ड्रॉबैक्स हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरा क्वांटम का सिलेबस जो जिस बैच का एग्जाम हो गया उस बैच की बात करता हूँ, सबसे पहले कंप्लीट हुआ। उस एग्जाम के पहले टेस्ट सीरीज चलती है, ठीक है, टेस्ट सीरीज में कुछ बच्चे रिप्लाई करते हैं सर हम तो क्वांटम मैकेनिक्स भूल गए। अब बताइए, जबकि उस बैच में जो जिसमें लास्ट जनवरी से जून वाला जो बैच था जिसमें कोरोना आ गया, तो ये मान लीजिए उन कैंडिडेट के लिए सिलेबस मतलब ये मान लीजिए एग्जाम से काफ़ी पहले खत्म हो गया। ये लगभग शायद जुलाई या अगस्त तक सिलेबस हो गया होगा क्वांटम मैकेनिक्स का, और एग्जाम हुआ है आप देख लीजिए कब, नवंबर में शायद, ठीक है, नेट का एग्जाम नवंबर में हुआ। इतना टाइम मिला, ऐसा शायद कभी ना मिले, ना पहले मिला है। मैक्सिमम 20 डेज या 1 मंथ का टाइम मिलता है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। और लगभग जैसे अब लेक्चर लग रहे हैं ऐसे लेक्चर लगे थे क्वांटम मैकेनिक्स के, तो उन लोगों का रिप्लाई था कि सर क्वांटम मैकेनिक्स भूल गए। अब अगर टॉपिक मिक्स करके चलाते हैं तो आप बता रहे हैं कि सर मिक्स हो जाते हैं सब। पहले कोई बुक कंप्लीट कर दें, सच में बहुत बेकार है भाई ये लगता है ऐसा। जब एग्जाम दोगे ना तब आपको पता चलेगा कि सब आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता। हमें सारे ही बुक्स का प्रिपरेशन एग्जाम से पहले होना चाहिए। अगर उनको मिक्स करके कर लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। अगर सेपरेटली करते जाओगे तो जो बुक आपने पहले पढ़ के छोड़ दिया उसका रिवीजन का आपको फिर लगेगा कि हम सब भूल गए। मैंने दोनों का आपको बताया कि दोनों मेथड का बेनिफिट क्या है और ड्रॉबैक्स क्या है, तो हैंडल आप ही को करना है उस सिचुएशन को। अगर आप इससे सब लोगों से सजेशन पूछें, ठीक है, 200 स्टूडेंट्स से ये वोट डलवाने लगेंगे कि आप प्रेफर करते हैं, तो किसी यूनिक डिसीजन पे कोई नहीं आएगा। सही है सर। वो एटॉमिक और न्यूक्लियर को लटका के रखते हैं, उसको कवर करते, उसको कवर करते सर, हम दूसरे बड़े मेंस सब्जेक्ट आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है ना, टीचर की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है। सभी लोग हर दिन नहीं पढ़ा सकते हैं लगातार ना, पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट वर्क है। सर एक डाउट सर, स्टैट कब स्टार्ट होगा? तो लास्ट क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि एनर्जी नेगेटिव वाला केस लेना है या हमेशा अप्लाई कर लीजिए। देखो ये हमेशा अप्लाई करिए अगर पोटेंशियल जीरो है। अगर पोटेंशियल जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो पी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन जो आपसे पहले मैंने बताया था वहाँ पे भी अप्लाई कर लीजिए, अभी भी करते हैं। वहाँ पॉजिटिव एनर्जी था इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है सर। नहीं मतलब साई एक्सी जैसे हमने इसमें नेगेटिव वाला ले लिया ना, एनर्जी नेगेटिव वाला। फिर से बोलिए, यहाँ पे डाउट है? स्टार्टिंग से ही है सर, मतलब स्टार्टिंग से कैसे पता चलेगा कि ये वेव फंक्शन फॉर्म, तो ये पोटेंशियल फॉर्म और ये वेव फंक्शन फॉर्म तो मोस्टली जितनी डिराक डेल्टा की क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए सभी में यही फॉर्म था ना लगभग। यस अब ये देखिए डिराक डेल्टा में जो माइनस साइन है उसका मल्टीपल फैक्टर क्या है? अल्फा। यस तो एनर्जी कंपेयर नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए ये फॉर्म का एनर्जी क्या बताया मैंने, ये तो ड्राइव कराया है ना। यस यस। तो अल्फा बी नॉट को रिलेट करना है बस, ये लिखा मैंने। यस एनर्जी पॉजिटिव होगा ना एनर्जी नेगेटिव होगा कैसे मालूम चलेगा? यस सर, ये पूछ रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए, अब से पहले एनर्जी मोमेंटम क्या स्कैटरिंग स्टेट में मेजर किए? नहीं। बताइए कोई ऐसा आर्टिकल बता दीजिए जहाँ पे मैंने एनर्जी और मोमेंटम आपको स्कैटरिंग स्टेट के लिए मेजर करा दिया हूँ, या अनसर्टेनिटी एक्सपेक्टेशंस आपको स्कैटरिंग केस के लिए डिस्कस कर दिया हूँ। बोलिए। नहीं किया आपने सर। किसके लिए कराया? बाउंड के लिए कराया ना? बाउंड के लिए। तो इसलिए ई लेस देन 0 होगा। हाँ जी। ओके
सर ये आपने काइनेटिक एनर्जी को टोटल एनर्जी के इक्वल लिखा है ना, बट हमारे पास तो v इक्वल टू माइनस अल्फा डेल्टा x दिया हुआ है। अच्छा ये एनर्जी आप बताइए, जो मैंने ये डायग्राम बनाया पोटेंशियल के लिए, यहाँ पे इस पोजीशन पे कितना एनर्जी है बोलिए, जो पूछ रहे थे अभी। नहीं, इस पोजीशन कह रहा हूँ मैं, लाइन की बात नहीं कर रहा, लाइन तो यही है नेगेटिव वाली। एनर्जी की वैल्यू बता दीजिए, इस पॉइंट पे बता दीजिए, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, कितना है बोलिए। सर अभी भी तो यही एनर्जी है ना। ये सर अब आप ये बताइए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? जीरो 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 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सर हाँ वो टोटल एनर्जी सर बराबर। ठीक है, यस सर यस और पूछना है किसी को? सर वो डायरेक्ट डेल्टा में पोटेंशियल नेगेटिव होगा तो माइनस इंफिनिटी, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा क्या? पॉजिटिव इंफिनिटी। अभी जो जिन कैंडिडेट ने भी डाउट पूछा था वही डाउट इसमें है जो आप पूछ रहे हैं। प्लस इन्फिनिटी पे एनर्जी की वैल्यू बताइए, टोटल एनर्जी की वैल्यू बताइए और पोटेंशियल की वैल्यू बताइए क्या है। पोटेंशियल जीरो है प्लस इन्फिनिटी पे, जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है वही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी। अदर देन x इक्वल टू जीरो, सभी पॉइंट पे मैच करेगा ये कांसेप्ट जो मैंने अभी बताया। यस सर। तो डाउट क्या है बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर 10th स्लाइड जाइए सर। हाँ जी सर अगर आप सर स्लाइड 10 को माइनस v नॉट प्लस v नॉट ले तब भी बाकी चीजों में चेंज इसके आगे है। आओ 11 सर ये सर यहाँ पे सर जो किए हैं सर, हाँ जी, तो इसके जो नेक्स्ट स्टेप है सर, सी कॉमन लिए हैं सर, वो समझ में नहीं आया सर। इसके नेक्स्ट स्लाइड पे हाँ सर। ये साई जीरो की वैल्यू को मैंने सी रख दिया, रख सकते हैं, ओह अच्छा, हाँ समझ गया सर। और इसको सेम साइड ले आइए। ठीक सर, हमको वही लग रहा था। थैंक यू हाँ, सर। अभी कोई कैंडिडेट और पूछ रहे थे कोई डाउट? इसमें कैलकुलेट देता है तो पोटेंशियल के लिए डेल्टा का, आपकी आवाज कट जा रही है। तो अगर सर हेलो हाँ जी तो सर मैं कहती हूँ सामने अट्रैक्टिव पोटेंशियल के कैलकुलेट देने के, हाँ जी, तो अगर उसकी जगह प्लस का v नॉट होता तब भी बात में तो कोई चेंज नहीं आता ना। नहीं चेंज आता, देखो मैं बताता हूँ। अगर अभी जो मैंने रेफरेंस लिया है उन पॉइंट्स के लिए, ये जितनी भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं वो सेम फॉर्म के लिए था। अब अगर पोटेंशियल को आप चेंज कर रहे हैं अल्फा डेल्टा एक्स, ये तो कर रहे हैं पॉजिटिव होता, या मान लीजिए मैंने वी नॉट डेल्टा एक्स ले लिया। एक सेकंड, कोई बार बार कॉल कर रहा है, मैं बात करता हूँ। सर आप म्यूट हो। फोन पे बात सर कॉल पे बात कर रहे हैं। देखो अभी मैं 1 मिनट बाद अभी फिर से अनम्यूट होकर आपका डाउट बताता हूँ, कोई जरूरी कॉल आ गई थी। ठीक है, अभी कोई पूछ भी रहे थे कि सर आप ओके सर। हाँ जी अब बताइए, बोलिए जो पूछ रहे थे। मैं कह रहा था कि जो पोटेंशियल फॉर्म Yes. है, इसी पोटेंशियल फॉर्म के लिए पूछ रहे थे आप। अब आप अगर इसको, आपकी आवाज कट जा रही है।
अगर आप ये प्लॉट करेंगे सेम पोटेंशियल फॉर्म को, अट्रैक्टिव में डाउन में स्पाइक शो किया था, यहाँ पे हायर के लिए शो करेगा। अब अगर एनर्जी लाइन आप ये एज्यूम कर ले रहे हैं, तो फॉर्म को आप चेक करिए, ये एनर्जी इस पोटेंशियल से ग्रेटर है, और जिस पोटेंशियल से ग्रेटर होगा तो यहाँ पे स्कैटरिंग केस बने, तो प्लेन वेव फॉर्म बनेगा, यहाँ पे प्लेन वेव फॉर्म बनेगा। तो ऐसा नहीं कि आप साइन को चेंज कर दें तो रिजल्ट सेम बने। इट मींस वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा। हाँ जी, वेव फंक्शन का फॉर्म चेंज हो जाएगा रीजन वाइज। हाँ जी, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लेन वेव आएगा ना, आपकी बार पोटेंशियल जीरो है, एनर्जी पॉजिटिव है, तो आपकी बार यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आइटा फॉर्म बनेंगे। ओके, थैंक यू सर। दूसरा सवाल हाँ जी, सर, सेकंड स्लाइड दिखाना। किसी को कुछ पूछना है? सर आप स्टैट कब से स्टार्ट करेंगे? अभी ऐसा कुछ बता नहीं सकते। बाकी अगर मुझे ही पढ़ाना होगा, वैसे तो चांस यही है, ठीक है, बाकी पता नहीं चलता। अगर मुझे ही पढ़ाना होगा तो स्पिन जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हो सकता है स्पिन से पहले, क्योंकि जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में माइक्रोस्टेट के कंसेप्ट के लिए आइडेंटिकल पार्टिकल्स और स्पिन का थोड़ा आइडिया जरूर होना चाहिए। हेलो सर। हाँ जी सर, तो लास्ट क्वेश्चन है, उसमें मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपने 0 लिखी, हो गया सही? थोड़ा बताना भाई, ये सिमिलर कंसेप्ट अगर रिपीट होता है तो उन पे तो डाउट नहीं होना चाहिए। पी एक्सपेक्टेशन अब से पहले जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की हैं, जब स्टार्टिंग हुआ था एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करने का, तब मैंने एक से ज्यादा मेथड बताए, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अभी भी बताई हैं। और आप यहाँ वो वैसे अप्लाई करके नहीं पूछ रहा था, वो तो मेरे हाँ, मैं वो भी शॉर्ट ट्रिक्स तक बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स जब मैंने 0 लिखा, ये मैंने हिंट किया, आप चेक करिए। 2 पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे रिकॉल करने के लिए स्टेटमेंट बोला कि ये वेव फंक्शन रियल है, और रियल वेव फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम 0 बताया। ये वेव फंक्शन बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तब भी आपको मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन 0 बताया। बताइए, विदाउट अभी नहीं सर, ये लिख लेता मैं साथ में। लिखने की जरूरत नहीं भाई, ये पहले लिखाए हुए हैं। अगर बार बार लिखते रहेंगे तो अभी जितना मैं लिखा रहा हूँ उससे अगर 2 आपके नोटबुक बनेंगे तो आपको हो सकता है 4-5 बन जाए। अगर कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं उनको बार बार अगर लिखने लगेंगे, वो हैबिट में आना चाहिए ना। अगर कोई पॉइंट बार बार लिखते रहोगे तो माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बार नोट करिए उसको, जब अप्लाई हो रहा हो तो रिकॉल करिए। एग्जाम से 1 वीक पहले या 1 मंथ पहले नहीं हैबिट में ला सकते हो आप उसको। ठीक है, हाँ जी सर, आपने बीच में एक चीज बोली थी कि अगर पोटेंशियल इनफाइनाइट था तो जो वेव फंक्शन था वो कंटीन्यूअस होगा और जो डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन है वो डिस्कंटीन्यूअस होगा। हाँ जी, मैं सही बोल रही हूँ? हाँ जी, यही मैंने नोट भी कराया है पहले जी सर, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशन पे, और यही अप्लाई किया है। वेव फंक्शन कंटीन्यूअस ऑलवेज, और जी सर। अगर पोटेंशियल फाइनाइट है तो डेरिवेटिव भी कंटीन्यूअस, अगर पोटेंशियल इनफाइनाइट है किसी पॉइंट पे तो डेरिवेटिव डिस्कंटीन्यूअस। Discontinuous, yes। हाँ जी, बस यही पूछना था सर, ठीक है। और पूछना किसी को? पूछना है या मैं एग्जिट करूं? नो सर।